दिन के निचले स्तरों की तरफ कारोबार करते हुए बाजार दबाव में इस वक्त सेंसेक्स निफ्टी और खास तौर से बैंक निफ्टी आखिरी 1.5 घंटा है, वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी है, ग्लोबल मार्केट में ढेर सारा एक्शन है। इन सब के बीच में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी का दिन और जो सुबह अनिल जी कह रहे थे ऊपरी स्तरों पर हल्का भी हुई है, निचले स्तरों पर थोड़े लेवल्स भी खरीदारी के मिलेंगे। दोनों तरफ का ट्रेड हो रहा है, बट इस समय सर दबाव है। आइए एक्शन समझें, उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या। ऐसा लगा मेरे को दीप कि मेरे को फाइनल ट्रेड बोले हुए कितने दिन हो गए ऐसे लोग क्योंकि कल नहीं बोला था, परसों छुट्टी थी, सोमवार को बहुत दब के बोला था, खराब सा था मार्केट, रविवार और शनिवार को तो बोलने का काम ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है फाइनल ट्रेड किए हुए ऐसा जमाना हो गया, ऐसी एकदम से फीलिंग आई बोलते हुए। तो चलिए आज फुल फ्लेज बढ़िया एक तगड़ा शो तैयार है आपके लिए। बड़ी बातें पहले बता दूं, उतार चढ़ाव के बीच कारोबार शुरुआत मजबूत हुई और मजबूत जरूरत से ज्यादा हुई, जितनी सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा ऊपर खुल गया और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी है। और ये प्रॉफिट बुकिंग की लीडरशिप फिर से बैंक निफ्टी से होती हुई दिखी। बैंकिंग शेयर टूट कर नीचे आते दिख रहे हैं, 350 पॉइंट अब नीचे है। आपको पॉइंट्स के हिसाब से आज ज्यादा नीचे नजर नहीं आएंगे, लेकिन स्टॉक्स बैंक्स में कुछ बेहद खराब है और उसकी वजह एक तो यह है कि कच्चा तेल 10 साल की ऊंचाइयों पर $120 के आसपास, कहीं रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है, 118.50 अभी भी है ये। और दूसरा एफआईज की बिकवाली लगातार, कल जो आंकड़े आए थे बड़े खराब थे। बैंक्स के अलावा एनबीएफसी, ऑटो, एफएमसीजी, ये सारे के सारे सेक्टर्स दबाव में। खरीदारी वहीं है जहां हो रही है, मेटल्स मजबूत है और जब तक इनके झगड़े चल रहे हैं मेटल गिरेगा नहीं, ये बात पक्की है। और मेटल्स में तेजी है, आईटी शेयरों में तेजी है। ये दो स्पेस है जहां अच्छी खरीदारी है। डाउ फ्यूचर्स बताना नहीं चाहता कि वो रात को क्या करेंगे, करेक्ट 50 ऊपर 50 नीचे इसी रेंज में, तो कंफ्यूज रखेंगे और हम वैसे भी हैं, बिल्कुल ऐसा इनको लगता है, लेकिन है नहीं दीप, हमें पूरा पता है हमें कुछ नहीं करना, भरोसा नहीं करना भरोसा नहीं करना। वैसे ही हाल है, ना अमेरिका की सरकार पर ना अमेरिका के मार्केट पर, किसी पे भरोसा नहीं करना है। ये फॉर्मूला ही काम आता दिखा है। यूरोप 1/4% ऊपर है, मतलब मिला जुला सा कारोबार। सब लोग एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, व्हाट्स नेक्स्ट। बिल्कुल सर, फिलहाल तो क्लैरिटी नहीं है, बट सर कल के लो पर आ गया बैंक निफ्टी। कल के लो को वायलेट नहीं किया, बट ऑलमोस्ट वहीं ये आज जो ये हुआ ना दीप, मैं बताऊं आपको, ये ट्रिपल बॉटम है। ट्रिपल ही मान लो इसको, क्योंकि मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ है, कल का आपका लो था 34,897, यानी 34,900 पकड़ लीजिए। 24 तारीख का लो था 34,991, यानी 35,000, यानी 100 पॉइंट ऊपर। और आज का भी एग्जैक्ट वहीं बना है 34,894, एग्जैक्ट वहीं पर। तो 800-900,000 मतलब 100 पॉइंट तो बैंक निफ्टी में आप जानते हैं क्या है, एग्जैक्टली 3 बार ये बॉटम बना है। तो अब इस लेवल को आपको आखिरी 1.5 घंटे में होल्ड करना जरूरी है। फर्ज करें 34,900 एक बार फिर से आप तोड़ दें अब, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 34,900 तोड़ने के बाद क्या होगा वो समझ लीजिए। पहला 34,600, 34,450 और 34,400 इतनी जगह दिख रही है। 34,900 के नीचे 34,700, 34,600 दो छोटा सपोर्ट है। 34,400, 34,450 फिर वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ तक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर थोड़ा सा खराब हो जाए ग्लोबल मार्केट्स, एक्सपायरी का दिन है, ऐसे में 34,700 आपके सामने आता हुआ, 34,600, 34,700 आता हुआ दिख सकता है। तो एक बार आपको 34,900 होल्ड करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखें। ये तो होगी बात बैंक निफ्टी की। निफ्टी वही 16,475 कल वाला लो आज हमने टेस्ट किया, मेरे ख्याल से आज वहीं पे होल्ड किया हमने। 16,475 के नीचे नहीं गए जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक बार देख लें। आज का 477 बराबर ना, वही है ना। हाँ, तो बस वही ठीक है। वो जब तक 16,425, 16,475 की सपोर्ट रेंज को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। 16,425 के नीचे ही मंदी होगी फ्रेश, तब 350, 250, 200 अगर आए तो चांस कम है। 16,425, 16,475 को होल्ड कर लेंगे। और बैंक निफ्टी पर 34,400, 34,600, 700 जो है इस रेंज का बन सकता है, अगर 34,900 तोड़ते हैं तो ट्रिपल बॉटम तो अच्छा मानना चाहिए, लेकिन आज नहीं टूटना चाहिए ना। आज नहीं, अभी दिन खत्म किधर हुआ है, 1.5 घंटा है। हाँ, अगर आज नहीं तोड़े तो ट्रिपल बॉटम। अगर आज तोड़ दिया तो फिर 2 वाले में तोड़ के तीसरे में नीचे आ गए ना। फिर तो नया हो गया, फर्स्ट बॉटम बनेगा फिर तो जो बने फ्रेश हो। हाँ, इसलिए आज ये रुकना जरूरी है। जगह कम है, गुंजाइश कम है, 1.5 घंटा बचा है, अभी आपके पास बचाने के लिए सिर्फ 100 पॉइंट है। कल सर वैसे 15 मिनट में मूड माहौल बदला, आपके 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी और 3 बजे के बीच में बदल गया। बदलने में बहुत कुछ बदल सकता है, बढ़िया। ठीक, चलिए देखते हैं, मजा आएगा अगले आखिरी 1.5 घंटे में। मैं भी माफ कीजिएगा, मैं भी तैयार करता हूँ डेटा, देखते हैं क्या कहते हैं डेटा। तब तक आइए बाकी बिल्कुल सर, सब काम कर ली जाए। खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स दोनों जान लेते हैं। वरुण और देवांशी हैं तैयार। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं इस समय? ओके, खबरें काफ़ी सारी कंपनियों के लिए आई है।
उसमें सबसे पहले तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है, इसको इंडियन ऑयल से करीब 170 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, ये अपडेट इन्होंने दिया है। एस्कॉर्ट्स का एक अपडेट आया है कि कुबोटा जो हिस्सेदारी खरीदने वाला है उसका ओपन ऑफर जो है 14 मार्च को खुलेगा और 28 मार्च को बंद होगा। L&T टेक एयरबस ने इंजीनियरिंग सप्लायर के तौर पर इस कंपनी को चुना है, तो इस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर। TCS 5G के लिए इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है, एंटरप्राइज 5G एच सूट जो है वो लॉन्च किया है बेहतर अनुभव के लिए। इन्फोसिस ने एक कंपनी के साथ करार किया है। इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के विकल्प जो है ये कंपनी तलाशने वाली है और पावर कारोबार के मर्जर पर ये कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। IEX कंपनी ने अपडेट दिया कि फरवरी में वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसमें सालाना 29% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, तो अच्छी खबर है। कर्नेक्स माइक्रो प्रमोटर नॉन प्रमोटर को ये शेयर जारी करने वाले हैं, शेयर जारी करके फंड जुटाने की इस कंपनी की योजना है। ब्लॉक डील्स हुई है वेदांता में 18,60,000 शेयर्स की, टाटा स्टील में 7,40,000 शेयर्स की और ITC में 17,70,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ITC किसने लिया इतना ITC? आज सुबह किरण जी ने इन्वेस्टिगेशन कराओ, कौन है हिम्मत वाला आदमी? जरूर अनिल जी। फिर भी 2 रुपए बढ़ गया सर, किरण जी ने 217 पे बोला था, 219 हो गया। इसके लिए तो कौन सा वो कुणाल जी ने नया शुरू किया ना, एनलिस्ट रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। 2 रुपए ITC को बढ़ाना मजाक का बड़ी बात। 17 लाख जिसने लिए हैं उनका भी सम्मान किया जाए, लेकिन कोई कितना ही कुछ भी कहे, ऐसे मार्केट में काम तो ITC आ रहा है। राइट, होल्ड आउट कर रहा है। कम से कम गिर तो नहीं रहा, स्टेबिलिटी के लिए खरीदा होगा। देखो स्टेबिलिटी के लिए खरीदा। आइए ट्रिगर्स और इवेंट्स, देवांशी तैयार है हमारे साथ बताने के लिए। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए आज सबसे पहले तो वोडाफोन पर आपको नज़र रखनी है क्योंकि बोर्ड की बैठक होने वाली है आज पूंजी जुटाने पर, और आप देखिए QIP के जरिए और साथ ही इक्विटीज के जरिए यहाँ पे जो पूंजी है वो जुटा सकते हैं कंपनी वोकहार्ट। आज जो कमेटी है पूंजी जुटाने की उसकी बैठक होने वाली है, जो ओवरऑल राइट इश्यू पर डिटेल्स हैं उसका ऐलान आज कंपनी करती हुई दिखेगी। इसके साथ ही कल नज़ारा टेक की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे डेटावर्क्स बिजनेस सोल्यूशंस को जो शेयर्स हैं वो अलॉट करने का ऐलान होता हुआ दिखेगा, उस पर डिटेल्स आएंगी। और साथ ही कल से 14 जिलों में आप देखें इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, इन सब जगह पे 100% कैपेसिटी से मॉल्स खुल जाएंगे, सिनेमा घर खुल जाएंगे। तो इसके चलते ये सारे स्टॉक्स स्पेशली QSR स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है। PVR, आइनॉक्स, लीजर पर भी नजर रखें और स्कूल्स भी खुल जाएंगी। और इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखें क्योंकि US के फरवरी के जॉब के डेटा आते हुए दिखेंगे शाम को, तो इस पर फोकस होगा। और साथ ही शनिवार को वैसे मार्केट्स बंद है लेकिन TVS इलेक्ट्रॉनिक्स की बोर्ड की बैठक है, डिविडेंड पर फैसला होता हुआ दिखेगा। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का भी अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, इस पर भी कोई फैसला निकल कर आएगा। अच्छा, ये मॉल्स और थिएटर्स वगैरह मुंबई में भी खुले हैं? अभी बाकी हमारे यहाँ सब खुल चुके हैं, मुंबई 100% फुल कैपेसिटी, मुंबई, पुणे कल से, हाँ, मतलब लगभग सारे बड़े शहरों में खुल चुके हैं। बिल्कुल, होटल सब कल से खुल गए या कल से खुलेंगे? खुले तो हुए 100% कैपेसिटी। हाँ, मतलब 100% कल से। हाँ सर, कल से खुलेंगे। यस्टरडे टुमारो। अच्छा, वैसा 4 तारीख। ये कल में वही हो जाता है। आने वाला कल, अरे आने वाले कल से सारे के सारे 100% कैपेसिटी, मतलब वो जगह छोड़ के बैठने की जरूरत नहीं। तो काफी लोग जो अब तक इंतजार कर रहे थे कि जब तक 50% कैपेसिटी वाले में है हम नहीं जाएंगे पिक्चर देखने, बंसल जी आपके लिए अच्छी खबर, अब अगर आप चाहें तो पास वाली सीट पर जाकर मूवी देख सकते हैं। और अगर आई डोंट नो दिल्ली में ये सुविधा है कि नहीं, होगी मेरे ख्याल से, तो दिल्ली में भी खुल चुके हैं, नहीं तो आपका मुंबई में स्वागत है मूवी देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, मुंबई में स्वागत करने के लिए। आपको दिल्ली में भी अनिल जी सुविधा हो रही है, बट अनिल जी आपके ना ऑफर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया अनिल जी, क्योंकि बॉम्बे में तो मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने किस जमाने में कहां पर कौन सी मूवी देखी थी, तो वहां पर मैंने आज तक अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट कर रहा हूं, तो मैंने कोई मूवी देखी नहीं है, तो अब मैं जल्दी आऊंगा अनिल जी वहां मूवी देखने। बिल्कुल, ऑफर मेरा है, लेकिन ये ध्यान रखिए देखने का सौभाग्य आपको कुणाल जी के साथ ही मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि आप मेरे साथ देखेंगे। मैं कुणाल जी का हक छीनना नहीं चाहता, ये हक तो कुणाल जी का ही बनता है, बराबर है ना दीप? तो चलिए, तो आप दिल्ली में देखें चाहे मुंबई में, रहेंगे कुणाल जी साथ ही साथ आपके। ओके, चलिए आइए क्लोजिंग शो की शुरुआत करते हैं। पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए। जी हिमांशु जी बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। अनिल जी, एक टिपिकल टेक्स्ट बुक ब्रेकडाउन पैटर्न नजर आया है अशोक लेलैंड में।
और मुझे लगता है अनिल जी, जिस तरह का ये पैटर्न है, बाजार कहीं भी जाए स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अशोक लेलैंड में अनिल जी एक टिपिकल हेड एंड शोल्डर टॉप का ब्रेकडाउन यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। सुबह से ही यहाँ पर शॉर्ट विजिबल है काफी, और क्लियर कट 115 के पुट राइटर्स जिस तरह से यहाँ पर ट्रैप्ड होते हुए नजर आए हैं, मुझे लगता है यहाँ पर एक अनवाइंडिंग प्रेशर पुट राइटर्स की तरफ से आता हुआ नजर आएगा और इस स्टॉक में इवेंचुअली एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए नजर आ सकता है। तो अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय है, 116 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, पहला टारगेट 106 रुपए का और इवेंचुअल टारगेट 100 से 98 रुपए तक के नियर टर्म में टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। और अनिल जी, इसको प्ले करेंगे हम ऑल्टरनेटिवली ऑप्शंस के जरिए भी। 110 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदेंगे ₹4.60 ₹4.70 के आसपास, ₹3.5 का स्टॉप लॉस लगाएंगे अनिल जी, ₹7.5 का पहला टारगेट और ₹8.5 का दूसरा टारगेट अशोक लेलैंड की 110 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो मंदी करने की राय है अशोक लीलैंड में, चाहे तो आप फ्यूचर्स बेचे चाहे खरीदे पुट, ये राय है हिमांशु जी की। आइए राय जान लें सुमित जी की भी। वक्त है सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट बताने का। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स का मूव देखते हुए सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 692 694। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करे। कल का और परसों का लो तो ब्रेक हो चुका है और यहाँ से अभी 15 से 20 रुपए का फॉल टाटा कंज्यूमर में 1 से 2 दिनों में और देखने को मिल सकता है। 702 रुपया 703 रुपया ऊपर में स्टॉप लॉस होगा। 702 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के टाटा कंज्यूमर में बेच रहा है। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 680 रुपए से लेके 675 रुपए तक के लेवल टाटा कंज्यूमर में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा कंज्यूमर का 690 का पुट यहाँ पे सीएमपी 23 रुपए ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 32 रुपए से लेके 35 रुपए तक के टारगेट टाटा कंज्यूमर के 690 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स के अंदर 680 से 675 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो टाटा कंज्यूमर में करें बिकवाली। और सुमित जी को बेचने में बड़ा है ना, सारे दिग्गज बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के शेयर बेचने में बड़ा मजा आता है इनको। HDFC बेचेंगे, HDFC बैंक बेचेंगे, टाटा कंज्यूमर बेचेंगे, इसी तरह के स्टॉक्स पसंद आते हैं जहाँ पर कोई भी दूसरा बेचने के पहले सोचता है कि बढ़िया वाले बेचूँ या खराब वाले बेचूँ। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। रिसर्च तो नहीं कहूँगा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है और वो है वेदांता से जुड़ी हुई। वेदांता का पहला जो डीलिस्टिंग ऑफर आया 87 रुपये को 40 पैसे के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो वहाँ से लेकर अब तक की वेदांता की यात्रा और इस यात्रा में कितना डिविडेंड वेदांता बांट चुकी है, किस तरह की डीलिस्टिंग या बायबैक ऑफर आए, ये पूरा आपके सामने एक वो टाइमलाइन और अमाउंट सारा का सारा बता रहे हैं वरुण हमें। वरुण बताइए, पहला 2020 में आया था, मई 2020 करेक्ट, ऐलान किया था इन्होंने। 13 मई 2020 ये वो दिन था जब आफ्टर मार्केट्स इन्होंने ऐलान किया था कि हमने डीलिस्टिंग के लिए जो बैंकर्स है उनको अपॉइंट कर दिया है। और 18 मई को मेरे ख्याल से, हाँ 18 मई वो तारीख थी जब आफ्टर मार्केट्स इनके तरफ से ऐलान आया कि हम डीलिस्टिंग करने वाले हैं। डीलिस्टिंग का जो भाव रखा गया था 87.25 पैसा रखा गया था। और इंटरेस्टिंग ये है कि 19 मई को हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड है उसकी एक्स डेट थी, उसके एक दिन पहले इन्होंने ऐलान किया कि हम डीलिस्टिंग करेंगे और ये प्राइस हम रखने वाले हैं। हालांकि तब डीलिस्टिंग जो है इस कंपनी की पूरी नहीं हो पाई थी, लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया और जब इन्होंने डीलिस्टिंग का ऐलान किया था तब स्टॉक का दाम था 90 रुपये। जाहिर सी बात है काफ़ी सारी दिक्कतें थी उस समय, कोविड की इम्पैक्ट थे और काफ़ी सारा इम्पेयरमेंट लॉस इस कंपनी ने लिया था, तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल पे हुआ था। उसके बाद स्टॉक की पिटाई हुई थी। उसके बाद फिर से दिसंबर 2020 में इस कंपनी के प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो खरीदी थी 160 के भाव पे। सितंबर में 50% के आसपास का हिस्सा था, दिसंबर 2020 में बढ़ के 55% के आसपास का हो चुका था प्रमोटर का। जनवरी 2021 ये वो समय था जब इस कंपनी ने फिर से ओपन ऑफर लाया था 10% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदने के लिए और 160 का भाव रखा गया था। लेकिन फिर से इन्होंने अपने ओपन ऑफर को रिवाइज किया और फिर मार्च में 7.5% के आसपास का हिस्सा खरीदने के लिए 235 के भाव पे इस कंपनी ने ओपन ऑफर लाया। हालांकि वो भी करीब 57% ही भरा था, यानी कि कंपनी ने कुल मिला के 8,700 करोड़ के आसपास का ओपन ऑफर था, यानी कि 5,500 करोड़ के आसपास कंपनी ने तब खर्च किए थे इस ओपन ऑफर में। तो इस तरह से कंपनी के प्रमोटर जो है वो लगातार हिस्सेदारी खरीदते जा रहे थे और मार्च में इसके बाद ओपन ऑफर के बाद इस कंपनी का जो प्रमोटर है उनका हिस्सा बढ़ के 65% हो गया, यानी कि 10% के आसपास का हिस्सा जो है इस कंपनी ने खरीद लिया।
ये जो ओपन ऑफर और डीलिस्टिंग, अगर आप बेसिकली हिस्सेदारी खरीदना, जो भी इस कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी है उसमें कुल मिला के इस कंपनी ने 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च किया है। नहीं, इसमें अब दो चीजें, एक तो हिस्सेदारी खुद प्रमोटर ने खरीद के बढ़ाई है, दूसरा एक बायबैक किया तो इनडायरेक्टली प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ गई, बराबर है। तो मई 2020 में जब पहला 87 रुपए 50 पैसे में इनका डीलिस्टिंग ऑफर था, उस समय प्रोमोटर्स की कितनी 50% के आसपास, 50 से अब 65% पहुंच गए, अब 69.69 है। ओह 70 तक आ गए और बढ़ गई। 15% इन्हें बढ़ा ली पूरे मिला। अच्छा, ओके। तो इसके लिए तो लगातार क्रीपिंग एक्विजिशन के जरिए इन्होंने 5% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी और बीच में 10% खरीदी, तो उस हिसाब से इनकी हिस्सेदारी जो है 70% 20% बढ़ा लिया नहीं, अब 70% के आसपास 70% हो गई। तो 5% और जगह बची बढ़ाने की, वो मार्च के बाद होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर में करेंगे तो फिर वो क्रीपिंग एक्विजिशन वाला रूल लागू हो जाता है। हाँ, ओके। नवंबर में जो इन्होंने लास्ट खरीदा और उसमें से कंपनी का बायबैक एक है 17.5% का, कंपनी ने 260 आधा ही हुआ था भरा, लेकिन वो कंपनी ने किया है, बाकी स्टेक प्रोमोटर्स ने क्रीपिंग एक्विजिशन के जरिए खरीदा है, तो वो एक है। और 350 के भाव पे लास्ट टाइम 4.5% के आसपास खरीदा था, तो लास्ट जो इन्होंने खरीदा था हिस्सा वो 350 के भाव पे था। 350 के भाव पे वाह, इस कंपनी के प्रमोटर ने खरीदा और नवंबर के महीने में खरीदा था 17 करोड़ शेयर्स। ये जो था उसके बाद 70% हिस्सेदारी हो गई इनकी। और डिविडेंड कितना बांटा है? हाँ, वो सबसे इंटरेस्टिंग। अनिल जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग तो ये है, मैं निकाल रहा था कि कितना इन्होंने बांटा है, कितना मिला है और कब कब मिला है। जो डीलिस्टिंग का ऑफर लाए थे ना, जैसे कि मैंने कहा कि 18 मई को इन्होंने ऑफर लिया आफ्टर मार्केट की 87 के भाव पे हम डीलिस्टिंग करेंगे। 19 मई को हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड की एक्स डेट थी। ऑफर लाने से अब तक अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक से इस कंपनी को करीब 55.8 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड मिला है, 55 रुपए। हाँ, 55 रुपए के आसपास, 56 रुपए के आसपास पकड़िए। 23,600 करोड़ के आसपास का डिविडेंड जो है वो हिंदुस्तान जिंक बांट चुकी है टोटल मिला के। और इस कंपनी ने यानी कि वेदांता ने करीब 54.5 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड जो है तब से अब तक दिया है, यानी कि 20,000 करोड़ जो है वो वेदांता भी बांट चुकी है। हालांकि जाहिर सी बात है अनिल जी, वेदांता को पूरा 23,600 करोड़ तो मिला नहीं होगा, क्योंकि बाकी हिस्सा जो है सरकार का भी है और बाकी का भी है, हाँ, और टैक्स भी है, तो ये पूरा तो नहीं मिला। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना अनिल जी, तो जितना मिला था ऑलमोस्ट उतना या उससे ज्यादा वेदांता बांट चुकी है, अगर आप देखेंगे जब से डीलिस्टिंग ऑफर लाए थे तब से। हाँ, लेकिन सिर्फ एक बात यह है कि डीलिस्टिंग ऑफर जिस रेट पे लाए थे 87.25 के, उसके ऑलमोस्ट आधा या आधे से ज्यादा तो ये डिविडेंड बांट चुके हैं। 54 रुपीज 50 पैसे के आसपास का डिविडेंड जो है, 87 रुपए 40 पैसे का ऑफर था। हाँ, और 55 रुपए डिविडेंड से था। 55 रुपए तो डिविडेंड दे चुके तब से अब तक। तो हमारी वो वेदांता डीलिस्टिंग की पाठशाला करना ठीक रहा, मतलब अनिल जी बहुत ठीक रहा है ना? सही बात है, वो ठीक रहा जब हमने कहा कि 350 के पहले तो बेचना ही है मिनिमम। डीलिस्टिंग में दे देते तो डिविडेंड नहीं मिलता। हाँ, और मतलब आप देखो ना उस समय तभी मेरे ख्याल से भाव 105-110 रुपए हो गया था जब डीलिस्टिंग ऑफर आया था। 95 कुछ ऑफर जब खत्म हुआ और फेल हो गया, उसके बाद 95 के आसपास आ चुका था और उस बीच में गया था 120-115 के आसपास। बिल्कुल, तो वेदांता पर हम राय लेंगे एक बार हमारे एक्सपर्ट से भी, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, वो बता दें कि नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। ये मंजूरी मिली है शिपिंग कॉर्पोरेशन के नॉन कोर एसेट्स को। शिपिंग कॉर्पोरेशन डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है और अब सरकार की जो स्ट्रेटेजी है कंपनी को डाइवेस्ट करने की वो ये है कि आप अपनी नॉन कोर एसेट्स को पहले डीमर्ज कर दीजिए। तो जी बिजनेस ने आपको ये खबर पहले ही दी थी और हम कह भी रहे थे कि मार्च के पहले ये काम हो जाएगा। तो हमारी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगती हुई मार्च के पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन के नॉन कोर एसेट्स को अलग कंपनी में बांटने की तैयारी इस वक्त होती हुई दिख रही है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट। दीप, और भी कोई खबर आ रही है इससे रिलेटेड? क्या है? शिपिंग कॉर्पोरेशन सर डीमर्जर के लिए इन्होंने अप्रूवल किया था और उसको अब फाइनल मंजूरी यहाँ पर आपको मिल गई है। एक्सचेंजेस की तरफ से भी नो ऑब्जेक्शन है इस डीमर्जर के लिए। तो बेसिकली जो इनके लैंड एसेट्स हैं वो अब सेपरेटली डीमर्ज कर दिए जाएंगे। तो कंपनी का कोर कारोबार और लैंड एसेट्स, इनका डीमर्जर आपको सामने आते हुए दिखेगा। तो कह सकते हैं सर वन बिग स्टेप टुवर्ड्स डाइवेस्टमेंट जो आते हुए दिख रहा है, जो अभी टेम्पलेट बन चुका है जैसे आप समझा रहे हैं। डीमर्जर के लिए आपको लैंड एसेट्स अलग करने हैं या नॉन कोर एसेट्स आप अलग कर देते हैं और कोर बिजनेस अलग रहता है। वो प्रक्रिया अब शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए एक तरफ और क्लोज होती हुई दिख रही है। ये अभी अभी हमारे सामने अपडेट आया है और स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है 8% ऊपर एग्जैक्टली आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन दिख रहा है। एक बार कुणाल जी से इसकी चार्ट पर भी राय ले ली जाए। कुणाल जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन खबर पर रिएक्ट करते हुए 8% ऊपर सर।
देखिए बहुत शानदार मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है दीपांशु, और जिस तरह का चार्ट पर लेवल्स हैं बिल्कुल सपोर्ट के स्तरों से, यानी कि 102 103 के लेवल से ही इसमें बाउंस आता हुआ दिख रहा है, और अब इसमें पूरी संभावना है कि आपको एक मीन रिवर्जन होता हुआ दिखेगा। अगला बड़ा रेजिस्टेंस मुझे 125 से 130 के दरमियान दिखता है, जो कि मौजूदा भाव से कोई 10% ऊपर है। तो मुझे लगता है कि 10% का अपसाइड और यहां से बन सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें अगर आपने हाल फिलहाल में खरीदा है, और 125 के टारगेट से मेरी निवेशित रहने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन। बिल्कुल। और सर ये तो आपके रेडार पर है, 30 रुपए से आप बात कर रहे हैं, डीमर्जर के ट्रिगर की भी आप बात कर रहे थे, बड़ी रैली वहां से आई है, थोड़ा फिर करेक्ट भी हुआ, बट अब एक बड़ा स्टेप डाइवेस्टमेंट को लेकर जो आते हुए दिख रहा है, तो एक्सपेक्ट करें सर कि जो रेडार पर है अगला बड़ा अब स्टेप फाइनल डाइवेस्टमेंट को ही लेकर बिल्कुल 100% दीप, यही प्रोसेस है, यही चलेगी। और सेम सिचुएशन आप शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ साथ बीएमएल में भी देखेंगे। हाँ, बीएमएल का भी यही फॉर्मूला है। बीएमएल में भी नॉन कोर एसेट्स डीमर्ज करने की बात है, उनको अलग कंपनी में किया जाएगा, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ने करके दिखा दिया है। जी करेक्ट, ये सक्सेसफुल फॉर्मूला है। इसका मतलब क्लियर कट है कि जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर है जिसको इस कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो स्ट्रेटेजिक आप डाइवर्समेंट कर रहे हैं, तो वो आदमी खाली मतलब है ना वही लेना चाहता है जो कोर बिजनेस है। अब आपके पास कितनी लैंड है, कितने दूसरे इधर उधर आपके इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या लेन देना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि भाई आप शिपिंग कॉर्पोरेशन का बिजनेस मुझे दे दो, और जितना ज्यादा आप साथ में और 25 चीज दोगे तो उसको उतना ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, जितना ज्यादा पैसा डालना पड़ता है उतना वो सोचता है कि यार मैं क्यों करूं, उसको जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ये काम हो गया, यही सेम चीज आप बीएमएल में भी हो रहा है। तो मुझे लगता है दोनों के लिए अच्छी है। अब ये रोड मैप सेट हो गया आपका, बीएमएल के लिए भी बढ़िया खबर है, शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए भी बढ़िया खबर। बिल्कुल, तो क्योंकि एक बार आपका वो रोड मैप तैयार हो गया, मॉडल सेट हो गया, फिर बैक टू बैक आप जिस कंपनी के आपको डाइवेस्टमेंट करने, चाहे वो फिर बालमर लोरी हो, चाहे आपका बीएमएल हो, चाहे आपके और कोई भी कंपनी हो, इवन बीपीसीएल में भी आप देखो कर तो यही रहे। उन्होंने खाली नॉन कोर एसेट्स को अलग नहीं किया, उन्होंने बेचना शुरू किया। जब बेचते बेचते ये समझ में आया कि बेचने की प्रोसेस में जो टाइम जा रहा है, इतने में तो कंपनी बीएमएल का बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट हो जाता है। तो वहां से लेसन लेके अब ये डिसीजन हुआ है जो लागू किया है कि आप नॉन कोर एसेट्स को अलग कर दो, इनको धीरे धीरे आप अलग अलग करते रहना, साथ में इधर आपकी अलग डाइवेस्टमेंट प्रोसेस चालू रहेगी। करेक्ट सर। तो ये एक मुझे लगता है कि पूरा का पूरा एक्शन जो है वो होता दिख रहा है। एक बार जल्दी से चार्ट पर राय ली जाए, शिपिंग कॉर्पोरेशन बीएमएल के चार्ट पर राय। बंसल जी आपका फेवरेट भी रहा है बीएमएल, स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आज है भी, 2% मजबूत है, जरा राय दें। अनिल जी आप बीएमएल की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि पहले आप शिपिंग कॉर्पोरेशन पूछ रहे थे। नहीं शिपिंग नहीं, शिपिंग का हो गया, शिपिंग की तो राय ले लिए, बीएमएल पे आपको बताना है। अनिल जी बीएमएल पे नजर रखनी चाहिए। आज के हाईज देखें तो 1615 के अराउंड के हाईज हैं, और यहाँ पर जो क्रूशियल लेवल है वो 1600 का एक क्रूशियल लेवल है। 1600 के लेवल्स 1600 के लेवल्स तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक बड़ी डिग्री का पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। 1600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1588 का स्टॉप लॉस है, 1638 का शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, 1600 के ऊपर खरीदारी की राय होगी। तो ये है आपके लिए बीईएमएल, जो भी देखिए अब रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक के लिए खबर दूसरे के लिए भी पॉजिटिव साबित हो सकती है जहां तक डिवेस्टमेंट का सवाल है। ऑफ कोर्स शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए तो बड़ी खबर आपको आती हुई दिख ही रही है। पर इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वेदांता की, उस पर नजर डालना जरूरी है। सर मुझे याद है जब पहला डीलिस्टिंग ऑफर आया था तब आपने कहा था कि इसमें आप नहीं करिए टेंडर शेयर, बहुत बड़ी हिडन वैल्यू है इस कंपनी में जो अब आगे जाकर आपको निकल कर आएगी। वहां से तो सर 4 गुना हो ही गया है स्टॉक, और अगर आप डिविडेंड की वैल्यू जोड़ लें तो 4.5 ऑलमोस्ट 5 गुना स्टॉक में गेन से आ चुके हैं। तो बढ़िया रिटर्न मिला है एज अ डिविडेंड, एंड ऑफ कोर्स शेयर प्राइस में तो 4 गुना रिटर्न मिला ही है, और अभी भी होल्ड करना चाहिए, अभी भी होल्ड करना। 400 के वैसे आपके टारगेट है, डिविडेंड एडजस्टेड तो 450 पर, 450 का जो फाइनल टारगेट था वो लगभग आ चुका है। अभी 50-75 रुपए की जगह और है। क्योंकि आप देखिए कमोडिटीज का दाम फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जिस स्पेस में आप देखो वेदांता के पास क्या नहीं है, सारी मेटल से सारा क्रूड है। बिल्कुल, यही तो चल रहा है, और कहाँ तेजी का है। करेक्ट, क्या गजब, मतलब आप सोचो ये तो नहीं हुआ डीलिस्ट अलग बात है, अगर हो जाता तो अनिल अग्रवाल साहब की तो लॉटरी लग जाती। करेक्ट सर, सोचो 87 रुपए 50% पूरी कंपनी आ जाती, जो 5 गुना हो गई है 2 साल में। 2 साल में 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल, अभी तो 2 साल भी होना, मई में जाके 2 साल होंगे। अक्टूबर में शुरू हुआ था। हाँ 21 महीने में। हाँ अक्टूबर में, अच्छा अक्टूबर में तो शुरुआत, मतलब हाँ ऐलान में। तो सोचो 1.5 साल में आपका 5 गुना हो गया स्टॉक। करेक्ट सर, नहीं
हाँ, बड़ा ही 5 गुना से ज़्यादा ही हो गया। हाँ 5 गुना हो गया, 450 मिल रहा ना डिविडेंड एडजस्टेड तो 450 रुपये और 90 रुपये का 87 रुपये का ओपन ऑफर। गजब। ये है बात, वही है दीप के पैसा आपका तभी बनता है जब आप 2-4 स्टॉक अच्छे से पकड़ के बैठ जाए लंबे समय के लिए, रोज रोज ऊपर नीचे में। ऐसा थोड़ी कि वेदांता कोई एक तरफा ही बढ़ा है। डीलिस्टिंग ऑफर जब फेल हुआ था 140 वाला 90 भी आया था, 95 भी आया था, लेकिन हमने कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दिया, रुको मत, डरो मत, वैल्यू है। इनफैक्ट तब आपने ये भी दिया था कि फ्रेश लेना चाहिए। हाँ, और भूल जाइए, लेकर भूल जाइए। एब्सोल्युटली। तो वो कन्विक्शन हो तो ही हो पाता है। खाली इस कन्विक्शन में एक ही स्टॉक है जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा है, ITC। अब वो कब करेगा पता नहीं। बाकी कन्विक्शन वाले स्टॉक्स BSE हुए, ये हुए, धीरे धीरे चल गए, ठीक है। ITC में पैसा खोया नहीं है, 10% नहीं, लेकिन अगर आप वो अपने मन को बहलाने के लिए ठीक है, लेकिन पैसा चला तो भी बनना नहीं, चाहिए। हाँ, बनना भी नहीं, वो तो बात है। इनमें क्या हुआ कि धीरे धीरे बढ़ते गए ना, तो किसी को पिंच नहीं होता। यस सर। भले भाई ITC हर महीने 5 रुपये बढ़े जी, लेकिन बढ़ता रहे तो किसी को पिंच नहीं होता। करेक्ट है ना। वैसा है कि 265 जाके वापस 215 आ जाए तो फिर लगता है कि फिर क्या फायदा, घूम फिर के वहीं आगे। एनीवे चलता रहेगा ये तो। इस बीच में आइए बढ़ते आगे, और सुमित जी तैयार है अपने एक सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक सेल कॉल और आया है रडार पे। स्टॉक के अंदर 200 DMA लेवल्स टूटे हैं। सितंबर 2021 के लो पे अभी ये आ रहा है। मेरे को लग रहा है इनफैक्ट लो ब्रेक कर चुका है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से और गिरावट दिखाने को तैयार है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1510 रुपए, 1511 रुपए। स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर ब्रेकडाउन है। ग्रासिम के अंदर यहाँ पे CMP में बिकवाली करे, थोड़ा सा भी मार्केट में अगर यहाँ से करेक्शन आया तो ग्रासिम के अंदर एक अच्छा फॉल हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। मेरे को लग रहा है कि ग्रासिम के अंदर ऊपर में 1540 का स्टॉप लॉस लगा के बेचे, नीचे के अंदर 1500 का सपोर्ट टूटते ही 1480 रुपए से लेके 1460 रुपए तक के लेवल ग्रासिम में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 1500 वाला पुट 60 रुपए 61 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करे। 80 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के टारगेट ग्रासिम के 1500 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और फ्यूचर्स के अंदर 1480 रुपए से लेकर 1460 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करें ग्रासिम में। बिकवाली करें ग्रासिम में। बैक टू बैक सेल कॉल्स आती हुई दिख रही है सुमित जी की तरफ से। आइए देखते हैं वागले साहब को खरीदना है या बेचना, बिगल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, मुझे बेचना है भारत फोर्ज। 650 का एक मल्टीपल सपोर्ट इसने अभी अभी ब्रेक किया है। अभी 646 का भाव है, 646 648 ये रेंज में बेचे। 654 के ऊपर जाता है काट ले, मतलब आपका स्टॉप लॉस 654 के ऊपर होना चाहिए। डाउन साइड में 627 का पहला टारगेट, 621 का दूसरा टारगेट, जो मुझे लगता है कल तक आना चाहिए। ओके 627 621 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज पर करें बिकवाली। एंड आई थिंक हिमांशु जी पे की भी यहीं पर सेल कॉल है। हिमांशु जी, आपके भी यही लेवल से सर? दीपांशु जी बिल्कुल, देखिए क्लियर कट एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और आज हमने देखा कि तमाम ऑटो सेक्टर में काफी वीकनेस बनते हुए नजर आई है। भारत फोर्ज में आज एक अच्छा इंपॉर्टेंट 650 का सपोर्ट जो है उसको काटा है, और एक लोअर लो यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आया। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है 615 से 620 रुपए तक की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। कल तक के लिए अगर इसको होल्ड करना है तो 628 और 620 रुपए के दो टारगेट्स के लिए भारत फोर्ज में बिकवाली करके चलें। 656 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ भारत फोर्ज में शॉर्ट करके चलने की सलाह। ओके तो भारत फोर्ज कमजोर दिख रहा है और इस पर आपके लिए बैक टू बैक सेल कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। तो अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, ऑटो स्पेस से ये दो काउंटर्स हैं जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। ज़्यादा वीकनेस है बैंक्स में। 35,000 पर बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट भारी गिरावट है। एक बड़ी गिरावट आई है आज अल्ट्राटेक में, और इस पर एक बार राय ले ली जाए। 6% नीचे आपको इस समय अल्ट्राटेक का शेयर दिख रहा है। बहुत ही शार्प फॉल इसमें आया है। इनफैक्ट जेके सीमेंट भी आपको कमजोर दिखा है, और बाकी सीमेंट स्टॉक, श्री सीमेंट, रैमको में भी गिरावट आ रही है। अविनाश जी भी हमारे साथ। अविनाश जी, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कल तो क्लोजिंग में सर खबर आई थी कि तमिलनाडु में प्राइजेस बढ़े हैं, बाजार का भी अनुमान है और एरियाज में प्राइजेस बढ़ सकते हैं, पर उसके सामने आज स्पेशली सीमेंट स्टॉक्स में क्या चल रहा है सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो चौथी तिमाही काफी खराब आएगी। इसका एकमात्र कारण है कि क्रूड की कीमतें बढ़ती है तो इनके लिए इनके फ्यूल कॉस्ट बढ़ते हैं। डीजल की कीमतें 10 तारीख के बाद बढ़ने वाली है, तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स के भी जो खर्चे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सीमेंट कंपनीज के लिए। और ओवरऑल जो पेटकोक के प्राइसेस है वो भी फिलहाल पिछले 2-3 महीने में कम से कम 15-20% बढ़े हैं। तो सभी कॉस्ट इनपुट्स बढ़े हैं।
हालांकि अभी भी मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन पूरी तरह से ये जो कॉस्ट इंक्रीज है वो पास थ्रू करना शायद मुश्किल होगा, और इसी कारण से थोड़ी बहुत बिकवाली आपको आज देखने को मिली है। फोर्थ क्वार्टर डेफिनेटली खराब होगा, और जब तक मैं समझता हूँ कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तब तक डेफिनेटली सीमेंट कंपनीज को ये मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट एक नी जर्क करेक्शन हम कह सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे कंपनीज अपनी कीमतें सीमेंट की बढ़ाएगी, उसके बाद होपफुली मार्केट्स को यकीन आएगा कि डेफिनेटली ये कॉस्ट इंक्रीज पास थ्रू वाला है। तो तब तक मेरे ख्याल से थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आपको सारी सीमेंट कंपनीज में देखने को मिलेगी। तो ये बात सही कही अविनाश जी ने कि प्राइस हाइक है, बट शायद फिर भी मार्जिन पर प्रेशर होगा, क्योंकि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, स्पेशली जो फ्यूल कॉस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से इनके लिए बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट पर असर आएगा जिस तरह से कच्चे तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं। चलिए नजर रखेंगे कच्चे तेल पर, क्योंकि $120 के करीब आपको कच्चा तेल आते हुए दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में भी इसका डर इस समय फैला हुआ है। फिलहाल 120 से थोड़ा फिसलकर 117 पर है। पर मार्केट्स पर क्या है हाल और बनानी है इस समय आपको क्या स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, वॉलेटिलिटी तो है, हमारे बाजार देखिए कितने वॉलेटाइल हैं, उससे ज़्यादा वॉलेटाइल आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। छोटी रेंज में 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, बट बहुत ही तेज़ उतार चढ़ाव वहाँ पर सुबह से ही हो रहा है, अभी भी आपको होते हुए दिख रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स 1/4% नीचे हैं। यूरोप के बाजार भी थोड़े सुस्त दिख रहे हैं इस समय, भारी गिरावट नहीं है बट सुस्त दिख रहे हैं। एशिया में मिला जुला कारोबार रहा। एशिया इतने खराब नहीं था आज सर जितना हमारे बाजार इस समय रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर अमेरिकी फ्यूचर्स में सुस्ती दिख रही है। क्या करना है सर? मैं डेटा बता दूं जी करना कुछ नहीं, करने का पहले एक बार नहीं समझना जरूरी है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो पहले डेटा समझ लें, फिर डिसाइड करते हैं कि कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पहली चीज़ आइए निफ्टी पे, आप है 16,546, मेक और ब्रेक लेवल है दीप 16,500, बेसिकली 16,475 समझ लीजिए आज का जो लो है। यहीं पर सपोर्ट लेगा बाजार बार बार 16,475 16,500। क्यों जी? इस लेवल पर है 66 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में, हाईएस्ट तो नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। हाईएस्ट 16,200 पर है 74 लाख शेयरों का, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 66 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। मेरे को एक चीज़ ताजुब होती है, इतना वॉल्यूम होता कैसे है? करेक्ट सर। इस तरह के मार्केट में जहाँ हम रोज कहते हैं कि मत करो, क्यों करना है, क्या फालतू में इतना ऊपर नीचे। आज भी देखो आप कैसा ऊपर नीचे हुआ है, मतलब 16,800 के नज़दीक पहुँच के आप 16,500 पे आ गए। बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट निकल गया ऊपर से। तो ऐसे में क्यों करना है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत सोच के मैंने देखा, फिर विश्लेषण किया, समझ में आया कि जो ये वॉल्यूम्स जो आ रहे हैं ना, ये मशीन ट्रेड के। जैसे लेवल्स ऊपर नीचे होंगे ना तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ने लगता है, फिर वो मशीन अपने ट्रेड सेटल करती है, नए लेंगी, पुराने ट्रेड लेंगी, जो डिफाइन करके रखते हैं ना एल्गो ट्रेड्स आप, तो वो एग्जीक्यूट होने लगते हैं। तो नए भी एग्जीक्यूट होंगे, पुराने भी बंद होंगे, तो उस वजह से वॉल्यूम आपके बढ़ जाते हैं। तो इतनी जो पोजीशन दिख रही है, मैं आपको बताऊं, आप साल भर पहले, 1.5 साल पहले देख लो, इवन मंथली एक्सपायरी में ऐसे डेटा नहीं होते थे जो वीकली में आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ा हुआ है ना। तो वॉल्यूम तो हो रहा है। तो एनीवे जो है उसके हिसाब से अपने चलते हैं। 16,475 16,500 फ्रेश कमजोरी अगर 3 बजे के पहले आप 16,475 को तोड़ दें और टिक जाए तो 16,425 और 16,350 आज ही आ जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 बजे तक, 3:05 तक 16,475 के नीचे अगर आपने ट्रेड किया तो आपके नीचे के टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे 16,425 और 16,350, यानी कि रिस्क बड़ी खुल जाएगी। अगर हम इसे होल्ड करते हैं, जिसकी संभावना दिख रही है, क्योंकि 16,500 पर पुट में एक्शन अच्छा है, 66 लाख शेयर है, तो ऊपर में आप एक बार 16,600 का अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ लगभग 70 लाख शेयर है, तो ब्रॉडली, और वहाँ पे क्या होगा दीप, वहाँ पे 16,600 पर है तो आप 25 पॉइंट ऊपर गिन लीजिए, तो 16,475 16,625 ये आपके लिए 150 पॉइंट की रेंज होगी टाइम पास करने के लिए। उसके ऊपर निकलेंगे तो फ्रेश खरीदारी बनेगी जो 16,700 तक ले जा सकती है। फिलहाल 16,700 के ऊपर की प्राइस में नहीं देख रहा, क्योंकि 16,700 पर बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 83 लाख शेयरों का। बट आजकल वही कि न्यूज़ कोई ऐसी आ जाए तो इन सब लेवल की और ओपन इंटरेस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती। कभी कोई न्यूज़ आ जाए तो अचानक से धड़ लेना है, धड़ बेचना है, तो वो तो हो सकता है न्यूज़ के हिसाब से। बट अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि आखिरी 1 घंटे में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, बाजार ये 125-150 पॉइंट की रेंज में ही टाइम पास करके यहीं बंद होने की कोशिश करना चाहता है। फिलहाल डेटा में ये दिख रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी, 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है जहाँ पर आप हैं।
35,000 के पुट पर 31 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 16 लाख शेयर हैं। अगर आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले 3 बजे के पहले आपने 34,900 तोड़ दिया, आज का लो तोड़ दिया, टिक गए, तो फिर आप 34,700, 34,600 के बाद 34,450 और 34,000। एक बार के लिए 845 हुआ अभी बैंक निफ्टी, हम हुआ था अभी हुआ है शार्पली, हमें टच एंड गो है। अच्छा, मतलब स्क्रीन पर उतना दिखा नहीं, रेडार पर नहीं आया, बट एक बार के लिए 50 पॉइंट और नीचे गया था लो से। अच्छा, एक बार होगा, हाँ 844 का लो दिखा रहा है। हाँ, वो बीच में आजकल 25-50 पॉइंट की वैल्यू रही नहीं बैंक निफ्टी में, मतलब ऐसे। सो अगर इसके नीचे टिक जाते हैं आज के लो के नीचे, तो फिर आप नीचे में 34,700, 600, 450 और 34,400 तक का रास्ता खोलते हैं, ये थोड़ी रिस्क बन सकती है। अगर 35,000 के ऊपर टिके रह जाते हैं दीप, तो आप 35,300 से 35,500 की रेंज में जाएंगे, वहाँ देखते हैं, वहाँ उसे पार करना मुश्किल होगा। 35,500 पे अच्छे खासे 42 लाख शेयर है कॉल्स में, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 35,300, 35,500 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है। 34,850 के नीचे गए तो 34,400, 34,700 की रेंज में आएंगे, वो लेवल ध्यान में रखने। कब क्या होगा, कौन सी खबर आएगी पता नहीं, तो लेवल्स के हिसाब से अपने आप को हेज करें। आखिरी 1 घंटे में आमतौर पर, और अगर नहीं है और कुछ नई खबर नहीं आती, तो हो सकता है आपको ओवरसोल्ड मार्केट थोड़ी रिकवरी भी दिखा दे। तो मैं डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के बजाय लेवल बताना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इस तरह के माहौल में कहना मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि आप सावधानी से ट्रेड करें। सावधानी से ट्रेड करें, जाने दें सर, नोटा भी कर सकते हैं सब, तो ठीक है। तो चलिए, ये है आपके लिए इस समय बाजार की स्ट्रैटेजी, और थोड़ा सावधानी बरतना ज़रूरी है क्योंकि वॉलेटिलिटी आपके लिए और बढ़ती हुई दिख रही है। टाइम टेक्नो आईओसी की तरफ से 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, स्टॉक उस पर रिएक्ट भी कर रहा है, 6% ऊपर आपको आते हुए दिखा है। तो आज वही बात है जो सुबह भी अनिल जी से हो रही थी कि इंडेक्स लेवल पर आप ऑफकोर्स कमजोरी आते हुए देख रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस समय बाजार में है भरपूर। और वोडाफोन आइडिया पर एक स्पाइक आ रहा है, उनकी बोर्ड बैठक भी है फंड रेजिंग को लेकर, और उससे पहले स्टॉक में भी थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट डेज हाई पर है वोडाफोन आइडिया। अविनाश जी, कुछ राय रखते हैं इस पर? जो वोडाफोन पीएलसी ने इंडस टावर का स्टेक बेचा था, वापस वो वोडाफोन आइडिया में डालेगी, और ये कुछ ड्यूज उससे क्लियर करेंगे? नहीं, आई थिंक दीपांशु, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत लिक्विडिटी वोडाफोन में आएगी। इसका यूज वो अपने डेट को रीपे करने के लिए, थोड़ा बहुत कैपेक्स करने के लिए यूज करेंगे, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ये पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। बट सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि कंपनी जब पॉजिटिव कैश फ्लो बनाएगी, तभी मार्केट शायद इसको और थोड़ी रीरेटिंग देगी। तो मैं समझता हूँ कि जिनके पास है वो होल्ड करे। नया निवेश मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में होपफुली थोड़ा सा और पैसा कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर से आता है, तो डेफिनेटली मार्केट्स इसको बहुत पॉजिटिवली लेगी। और जिस प्रकार से आरपूस बढ़ रहे हैं दीपांशु, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि वोडाफोन का आरपू काफी समय के बाद बढ़ेगा, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। देखते हैं बोर्ड बैठक से क्या निकल कर आता है आज। पर कुछ ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स हैं अच्छे एक्शन में। ग्राफाइट इंडिया, सुमित जी इस पर देखिए, डिप हुआ और डिप के बाद एक शानदार रिकवरी के मूड में इस समय दिख रहा है चार्ट। ग्राफाइट इंडिया पर कोई राय 485 के लेवल पर? देवांशु, स्टॉक के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। पिछले 3 दिनों से स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। 435 से मूव इसने स्टार्ट किया और अभी 486 के पास ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 500 रुपए का हर्डल जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर 525 रुपए तक के लेवल ग्राफाइट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें 500 से 525 के टारगेट्स के लिए। 500 से 525 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए ग्राफाइट इंडिया। एक बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है यूनाइटेड ब्रूरीज में, 6.5% नीचे इस समय और डेज लो पर 1400 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार है। हिमांशु जी जरा चार्ट देखें यूनाइटेड ब्रूरीज का, अब क्या 1400 के लेवल पर तो आ गया? दीपांशु जी, फ्रेश ब्रेकडाउन आज के ही सेशन में इसमें आते हुए नजर आया, और इनफैक्ट मॉर्निंग ट्रेडिंग आवर्स में जब स्टॉक ने 1450 का सपोर्ट निकाला था, तब यहाँ पर एक क्लियर कट सेल ट्रिगर हुआ था आज के लिए। मुझे लगता है कि क्लियर कट अवॉइड है, आने वाले दिनों में यहाँ पर और लोअर लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट यहाँ पर स्टॉक पे जो मेरे को नजर आता है वो लगभग 1320 से 1300 रुपए के आसपास है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि खरीदारी से बचें और आने वाले समय में थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकती है। क्या है, क्या अवॉइड है? क्लियर कट खरीदारी है अनिल जी। किसकी? स्टॉक की अनिल जी। किसका, कौन सा स्टॉक? यूनाइटेड ब्रूरीज। अच्छा, ओके। उसके प्रोडक्ट्स नहीं ना?
नहीं अनिल जी, यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में गर्मी शुरू होने वाली है। ओके, हाँ वहाँ पर सेल लगे, वहाँ नीचे जाए तो फिर तो भाव नीचे हो तो बहुत लोग तैयार बैठे हैं बहुत जल्दी। तो फिलहाल यूनाइटेड ब्रेवरीज का स्टॉक है कमजोरी की तरफ इशारा करते हुए नीचे थोड़ा और जाने की तैयारी इस वक्त है। बाजार थोड़े से रुकने की कोशिश कर रहे हैं, हल्की फुल्की रिकवरी देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन बढ़ते आगे, और इस वक्त फुट्सी ने रसेल रूस को सभी इंडेक्स से हटाने का ऐलान किया है। ये मतलब जो एक रूस का जो उनका इंडेक्स बना हुआ है फुट्सी रसेल का, हाँ। उनके सारे इंडेक्सिस से निकाल रहे हैं सर, रूस की जितनी कंपनियां सब बाहर। हाँ, मतलब ट्रेड तो हो ही नहीं रही, हाँ, तो सब में से निकाल रहे हैं। तो क्यों निकाल रहे हैं और निकालने से क्या कुछ फायदा होगा भारत को, ये जानने की कोशिश करते हैं। देवांशी हमारे साथ तैयार। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, हमने कल ही बताया था कि अब MSCI और फुत्सी इंडेक्स दोनों ही विचार कर रहे थे और उन्होंने फीडबैक मांगा था सारे ही निवेशकों से, और फाइनली अब उन्होंने ये जो डिसीजन है वो आगे रखा है कि फुत्सी रुसेल अपने सभी इंडेक्स से रूस को हटा देगा, और साथ ही MSCI इंडेक्स भी, उनके इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में रूस शामिल था, उससे अब बाहर हो जाएगा। 7 तारीख और 9 तारीख से रूस की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि अब वो ज़ीरो वैल्यू हो चुकी है, वो इसीलिए क्योंकि आप देखिए FIs की तरफ से रूस की कोई भी सिक्योरिटीज़ में आप बिकवाली नहीं कर सकते हो, उनके बॉन्ड्स नहीं बेच सकते हो, तो टेक्निकली वो ज़ीरो वैल्यू हो चुकी है। जितने भी आपके अकाउंटिंग बुक्स हैं उसमें आपको अपना लॉस बुक करना होता है, या फिर ज़ीरो वैल्यू हो जाती है वो, तो जितना भी नुकसान है वो आपको करना होता है। अब जो जिस तरह से डिबेट हो रही थी वो इसी बात पे थी कि क्या ये सिक्योरिटीज़ बिक पाएंगी और क्या इसके जो आउटफ्लोज हैं रूस सिक्योरिटीज से वो कोई इमर्जिंग मार्केट्स में जा पाएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल आप देखिए, क्योंकि अब ये ज़ीरो वैल्यू हो चुकी है तो कोई फ्लोज आउटफ्लो होते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसमें बिकवाली होती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन इससे कितना फ़ायदा होगा इमर्जिंग मार्केट्स को, लगभग दोनों इंडाइसिस में 2.2% के आसपास के जो वेटेज हैं वो रूस होल्ड करता था, अब इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिखेगा, और इसके चलते जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनको फायदा होने की बात होती हुई दिख रही है। दोनों फुत्सी में भी अगर आप देखेंगे वहां पे भी रीबैलेंसिंग हो जाएगी, भारत का जो वेटेज है वो बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और सिमिलर केस है MSCI इंडेक्स में भी, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स के जो वेटेज हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर आप इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो करीब 15 बेसिस पॉइंट से लेकर 25 बेसिस पॉइंट का जो वेटेज है वो भारत का बढ़ सकता है, और इसी के चलते आप देखिए अगर 25 बेसिस पॉइंट भी बढ़ता है तो $600 मिलियन की जो इन्फ्लोज हैं वो भारत में आने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर उससे कम होता है तो आप देखिए ऑलमोस्ट 300 to 600 मिलियन डॉलर्स है जिसके इन्फ्लोज की उम्मीद की जा रही है, और अगर वो आते हैं तो जो टॉप सिक्योरिटीज हैं जिनका टॉप वेटेज है, यानी कि HDFC लिमिटेड, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और TCS में सबसे ज्यादा इन्फ्लोज आ सकते हैं। ओके, $600 मिलियन, ये 25 बेसिस पॉइंट का अगर वेटेज बढ़ता है तो। अच्छा, कल MSCI में भी बात हो रही थी कि $1 बिलियन के आ सकते हैं। MSCI में भी अगर वो ये था कि पहले तो ये माना जा रहा था कि आउटफ्लोज हो जाएंगे, हाँ, अगर आउटफ्लोज हो जाते हैं तो वो सारे, जैसे हम मानते हैं कि चाइना में अगर आउटफ्लो होता है तो भारत में आ सकते हैं, ये बातें हो रही थी, लेकिन अब वो ज़ीरो सिक्योरिटी हो चुकी है तो आउटफ्लोज होने की कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा, बेच नहीं पाएंगे ना, बेच तो नहीं पा रहे हो आप, तो ओके, तो जो आएगा नया पैसा ही आएगा, नया पैसा आएगा, राइट। तो उस नए पैसे के हिसाब से क्या कुछ होगा? अगर आप नए पैसे देखते हैं तो 25 बेसिस पॉइंट अगर टोटल मिला के 2% का उनका वेटेज है, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपकी चाइना, ताइवान, इंडिया और कोरिया के बीच में, तो ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट माना जा रहा है कि भारत का वेटेज बढ़ सकता है। लेकिन एस्टिमेट्स ऐसे ही हैं, 15 बेसिस पॉइंट से लेके 25 बेसिस पॉइंट। अगर 15 बेसिस पॉइंट के आसपास होता है तो $300 बिलियन के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं, और 25 बेसिस पॉइंट का वेटेज बढ़ता है तो करीब $600 मिलियन तक के इन्फ्लोज आ सकते हैं भारत में। ये कब तक कन्फर्म होगा, कितना टाइम अंदाज से? सर, अभी जो नया रीबैलेंसिंग आएगा MSCI और फुत्सी का, उसमें पता चलेगा कि किस तरह से रीबैलेंसिंग हो रही है और भारत का वेटेज कितना बढ़ रहा है। आई थिंक 9 तारीख से ये 9 तारीख से रूस बाहर हो जाएगा, उसके बाद जो रीबैलेंसिंग है वो हो जाएगी। ओह, मैं तो बोल रहा हूँ लेवे नहीं लेवे भाई, बेचना रोक दो तुम। कल कितना बेचा? 9,000 करोड़ का कैश, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर। हमारी इतनी थोड़ी कैपेसिटी है। ठीक है, थोड़ा बहुत हिम्मत करके ले रहे हैं हमारे लोकल इन्वेस्टर, कितना लेंगे? 9,000 करोड़ का कोई बेचता है कैसे? करेक्ट सर, गजब बेचा है, बहुत बड़ा बेचा। अविनाश जी, क्यों बेचे जा रहे हैं? मतलब अभी क्या समस्या है इनको? पहले तो समझ में आता था कि चलो ठीक है, ब्याज दरें ये वो, रशिया यूक्रेन खाली हमारे अकेले के लिए थोड़ी, सबके लिए, फिर FIs क्यों बेच रहे हैं? आई थिंक अनिल जी, देखिए करेंसी को लेके ये माना जा रहा है कि US डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है,
रुपया वीक हो रहा है, तो फ्रेश पैसा मेरे ख्याल से अभी डिपेंडेंट है कि 14-15 मार्च को क्या फेड की पॉलिसी रहेगी, वेदर 25 बेसिस पॉइंट हाइक होता है या 50 बेसिस पॉइंट होता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स, नॉट ओनली इंडिया लेकिन दूसरे जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहां से भी एफआई की सेलिंग ज्यादा होगी। तो इसके लिए हमको तैयार रहना है। अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक फंड्स भी बाय कर रहे हैं, रिटेल कम्युनिटी भी अभी जेन्युइनली बाय कर रही है, और पुराने दिनों में तो लोग कोई भी फॉल को लेके बहुत घबरा के बेचते थे, लेकिन अभी रिटेल इन्वेस्टर्स काफी मैच्योर हो चुके हैं अनिल जी। डोमेस्टिक फंड्स भी काफी मैच्योर है, और तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं चैलेंज रहेगा, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ आएगा जिससे कि पूरी तरह से बिकवाली इंडियन मार्केट्स में आएगी। तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट इंप्रूव होगा तो ऑब्वियसली ये बाइंग का भी जो रन रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और मेरे ख्याल से निवेश के मौके काफी मिलेंगे। तो ये समय भी निकल जाएगा और अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। तो ये है आपके लिए इस समय राय बाजार पर, अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। पर सर जो हमें डर है हमारे बाजार में वो तो ऑफ कोर्स है, रशिया के बाजार आज भी बंद है। अपडेट जो अब तक आए कि आज भी बंद रहेंगे, और अब हमें ट्रैकिंग के लिए तो मुश्किल हो रही है सर, क्योंकि रेट्स नहीं आते हैं। तो एक हमने ETF निकाला है रशियन स्टॉक्स का, जो US में ट्रेड होता है, और इसको हम रोज ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि US में इसके प्राइसेस रिफ्लेक्ट होते हैं। हालांकि वो ETF भी अपने स्टॉक्स तो होल्ड लिक्विडेट नहीं कर पा रहा है। वैनिक करके है ETF, US मार्केट्स में ट्रेड होता है, तो उसी समय के प्राइस आते हैं। ये आज 7 पर है। एक महीने में नहीं 3 हफ्ते पहले सर ये 25 के लेवल पर था। तो 70% ये तब से गिर चुका है, ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा ही हो गया है, बल्कि ये गिर चुका है। तो यही है अब एक चीज जो हम ट्रैक कर पा रहे हैं, क्योंकि रशियन मार्केट्स तो इस पूरे हफ्ते बंद रही हैं, बट जब भी खुलेंगी नो वन कैन प्रेडिक्ट सर किस तरह की वहां पर गिरावट है। बात तो सही है। जिनको अपना दुख बड़ा दिख रहा हो वो ये देख लीजिए, वो ये देख लें। थोड़ा शायद आपका कम तो नहीं होगा, जितना है दुख तो उतना ही रहेगा, लेकिन छोटा जरूर लगेगा है ना। 70% गिर गया सर 3 हफ्तों में। 70% इंडेक्स गिर रहा है। 70 स्टॉक का तो क्या हाल होगा पता नहीं, मतलब गजब है ये। और ये भी ETF से जो गिरते हुए दिख रहे हैं। हमारे यहाँ स्टॉक्स का हाल बुरा नहीं है दीपा, अभी भी मतलब आप देखो, हालांकि मार्केट ब्रेड थोड़ी कम हुई है। 1200 मजबूत है NSE पर, 700 कमजोर है। BSE पे 2200 मजबूत है, 1300 कमजोर है। तो उस हिसाब से बढ़ने गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों की संख्या के पक्ष में ही है। ऐसे कोई समस्या वाली बात है नहीं। लेकिन ये FIs का कल का फिगर देखकर तो मुझे ही डर लग रहा था। हाँ सर, मैं सुबह बोला लग ही रहा था, खराब जो डायरेक्शनल सेलिंग थी वो काफी खराब बेचा है, तो इसलिए हम ज्यादा उठ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसा है वैसा। आज ये इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक सारे गिरे, सारे SB लाइफ, ये सारे। अविनाश जी, कोई खास वजह समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों में क्यों बिकवाली हो रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अनिल जी, ऐसा माना जा रहा है कि ऑल्दो कंफर्म नहीं है कि LIC का जो IPO है उसमें शायद थोड़ा डिले होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो बिल्ड हो गया था ये सारे इंश्योरेंस कंपनीज को लेके कि LIC की लिस्टिंग के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत रब ऑफ इफेक्ट दूसरी कंपनीज को मिलेगा। मेरा मानना है कि जो चौथी तिमाही आएगी एटलीस्ट फंडामेंटली यहाँ पे कोविड के प्रोविजंस बहुत कम रहेंगे, और आने वाला साल FY23 तो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा आएगा, क्योंकि इनके सारे जो बैलेंस शीट्स है FY22 में, इसमें काफी बड़ी कोविड प्रोविजनिंग हुई है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल फॉल लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि फंडामेंटली ये स्पेस अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और निवेशकों को अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो ये जो करंट डिक्लाइन मार्केट में आपको दिख रहे हैं उसका मौका जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस डेफिनेटली आने वाले 1-2 सालों में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 या 2 दिन थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है। ओके, तो ये आपके लिए। लेकिन दीप, इसमें एक चीज और भी हो सकती है जो मुझे लगता है कि देखो, अगर किसी फंड को अपने पोर्टफोलियो में लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक रखने हैं जी, और LIC का IPO आ रहा है, तो थोड़ा एलोकेशन उनके लिए करेंगे। हाँ, तो जो एग्जिस्टिंग है उनको आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, चाहे वो HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो, और इंश्योरेंस कंपनियां जो भी है। करेक्ट। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि थोड़ी बिकवाली हो रही हो कि भाई यहाँ बेचेंगे, क्योंकि अगर समझो आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज से फंड का पोर्टफोलियो का 5% ज़्यादा आप इंश्योरेंस में नहीं रखना चाहते, तो कुछ तो बेचोगे। LIC में तो लगा नहीं है। एग्जैक्टली, तो थोड़ा वो रोटेट वो हो सकता है, तैयार कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, और एक चीज पक्की है, वैल्यूएशन जो भी आएगा LIC का, इनसे तो सस्ता ही आना है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे तो आप नहीं कह सकते कि वो भी एक, आई डोंट नो, पता नहीं, ये भी एक रीजन हो सकता है कि बिकवाली इनमें सब में लगातार हो रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे इन सब स्टॉक्स में। टाटा स्टील, ये स्टॉक भी मजबूत है, लेकिन आइए पहले भसीन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं, शामिल करते हैं उनका स्वागत।
वसीम साहब स्वागत है, बताएं सर एक बार पहले तो अपडेट और कहाँ देख रहे हैं आज एक्सपायरी आप? अनिल जी, एक्सपायरी का तो कहना मुश्किल है क्योंकि हाथ जो है लगाम तो अभी एफआईएस के हाथ में है और उन्होंने स्केयर बना रखा है और आपको पता है ग्लोबल सेंटीमेंट भी है। मैंने जैसे आपको कहा, आई वुड एक्सपेक्ट क्रूड टू टॉप आउट टुडे और टुमारो एंड दैट्स व्हाई बीइंग कॉन्ट्रेरियन विल प्ले आउट बिकॉज क्रूड कैन नॉट सस्टेन हियर। और अगर मेरे हिसाब से ये सीज फायर हो जाती है ओवर द वीकेंड, देन इट विल बी अ बिग विन फॉर माने मंडे को फिर आपको ये बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा टू मेक मनी इन सम ऑफ द बीटन डाउन। जैसे आपको सीमेंट का था, अब अल्ट्राटेक किस दिन आपने 6% का फॉल देखा है एक ही दिन में। तो आई थिंक एक्सेसेस हो रहे हैं। मेरे को एक्सपायरी 16,500 के ऊपर ही दिखती है, बट ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो यहाँ लेने की चेष्टा कीजिए अच्छे शेयर जो हम सजेस्ट कर रहे हैं। I still think autos are giving you a very good entry point because the pessimism is overdone और ये कोई lasting effect नहीं है। जिसने गाड़ी लेनी है वो तो लेगा ही। तो मेरे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कहें तो मैं 2 शेयर सजेस्ट करूं। या सर प्लीज बताएं। तो सर टाटा मोटर, दिस इज द टाइम टू बाय टाटा मोटर। 520 540 पे सब बेच करते थे, 434-35 आ गया, यहाँ इकट्ठा कीजिए। 426 का स्टॉप लॉस रखिए, 470 का टारगेट। टाटा मोटर एनीवे ऑन द ईवी साइड इज सेलिंग हैंड्स डाउन और अब ईवी मार्केट विल गेन मोर ट्रैक्शन। दूसरा पिक इस भाव पे मेरे को डीएलएफ बहुत पसंद है। एज ए डिस्क्लोजर हम डीएलएफ में भी और गोदरेज में सिप करवा रहे हैं, तो 340 रुपए पे लीजिए, 330 का स्टॉप लॉस, 375 का टारगेट। 2 स्टॉक्स हैं जो हाई बीटा मान सकते हैं एक तरह से आप, वो है टाटा मोटर्स और डीएलएफ। दोनों में खरीदारी करने की राय बस आपकी तरफ से 434 के आसपास खरीदना है टाटा मोटर्स, 426 का स्टॉप लॉस, 470 का टारगेट खरीदना है। डीएलएफ 340 के आसपास, 330 का स्टॉप लॉस और 375 का होगा आपका टारगेट। ये 2 स्टॉक हैं जिन पर आपको करना है फोकस। क्लियर है सर। चलिए 2 बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये बन रहे हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज बाय द वे जो अभी हम बात कर रहे थे 1400 के लेवल पर और फिसलते हुए दिख रहा है, 1385 के लेवल पर आ गया है, तो 15 रुपए की गिरावट और पिछले कुछ मिनटों में आपने आती हुई दिखी है। एस्कॉर्ट्स ये भी कमजोर है, हालांकि कुबोटा की तरफ से जो ओपन ऑफर के डेट्स हैं वो अब आपके सामने आ गए। इस बीच एस्कॉर्ट्स पर मैं वागले साहब की राय लूं उससे पहले एवररेडी एक बार अविनाश जी से इस पर राय लेनी है, क्योंकि एवररेडी के चेयरमैन और एमडी ने इस्तीफा दे दिया है। ऑलरेडी हमें मालूम है बर्मन फैमिली 26% के लिए ओपन ऑफर ला रही है। 375 की जो क्लोज के बाद जो ओपन ऑफर आया वहां से तो डिस्काउंट के ही ओपन प्राइस पर ओपन ऑफर हो रहा है। 320 के आसपास ऑलरेडी स्टॉक उसके ऊपर है, बट ऑफ कोर्स लग रहा है कि ये डील पूरी होने से पहले कुछ कंपनी में चेंजेस भी हो रहे हैं, तो एवररेडी पर रखिए नजर। फिलहाल 4-4.5% ऊपर है। खबर के बाद इनफैक्ट स्टॉक थोड़ा और पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। चेयरमैन और एमडी ने इस्तीफा दिया है। अविनाश जी कैसे देखें डेवलपमेंट को? ओनरशिप ऑफ कोर्स बर्मन्स के पास आने वाली है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनने वाले हैं ये जल्द ही, पर जो इनका प्राइस आया है वो ऑलरेडी करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे का है, 320-325 के आसपास का जो इनका प्राइस है। कैसे समझना चाहिए इस डेवलपमेंट को और क्या इन लेवल्स पर फिर अट्रैक्टिव रहेगा लोगों को अपने शेयर देना? मुझे नहीं लग रहा है कि इस लेवल पे शेयर होल्डर्स इतनी आसानी से दीपांशु ऑफर बायबैक में देंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो बर्मन फैमिली है वो अगर पूरी तरह से इस कंपनी को टेक ओवर करती है तो कहीं ना कहीं मार्केट्स को उम्मीद है कि प्रीवियस मैनेजमेंट्स के मुकाबले में डेफिनेटली ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। और बर्मन फैमिली के पास कैश फ्लो भी काफी अच्छी है। तो ऑब्वियसली जो कंपनी के पेंडिंग केसेस है, जो थोड़े से लीगल इश्यूज है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एवररेडी बैटरी मार्केट में एक मार्केट लीडर है, इनकी ब्रांड काफी वेल पोजिशन्ड और पॉपुलर है। तो मुझे लग रहा है कि B2C बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल जो अभी तक पूरी तरह से कंपनी ने अचीव नहीं किया था वो होपफुली बर्मन फैमिली आने के बाद अचीव होगी। तो ये देखते हुए मार्केट्स में एक अच्छा एक्साइटमेंट है कि नया मैनेजमेंट चेंज आया है और ये डेफिनेटली एक री रेटिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है। बट एज फार एज ऑफर की बात है, मुझे लग रहा है कि 320-25 में इन्होंने ऑफर किया है, करंट प्राइस 365-70 है, तो इतना इमीडिएटली अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है कि निवेशकों को ये शेयर ऑफर में देने के लिए। तो कहीं ना कहीं शायद रिवीजन भी हो सकता है, आगे हमको देखना पड़ेगा कैसे कंपनी रिएक्ट करती है। तो ये है आपके लिए एवररेडी, देखते हैं इस पर कैसे कंपनी रिएक्ट करती है। बट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग काउंटर है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और अब हमने देखा है चेयरमैन एंड एमडी ने इस्तीफा भी दे दिया है। वागले साहब एस्कॉर्ट्स पर राय लेनी थी सर, 1700 का भी लेवल तोड़ा है, 6% नीचे। दीपांशु
कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा निगेटिव या डिस्काउंट हो रहा है। पिछले 2 दिनों में 1800-1702 इंपॉर्टेंट लेवल जो फोर्स से ब्रेक हुए हैं, आज 1700 जो फोर्स से ब्रेक हुआ है, मुझे लगता है और थोड़ा डाउनफॉल होना चाहिए। 1620-1630 यहाँ से भी नीचे 50-60 रुपये जा सकता है, तो बॉटम फिशिंग यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। 1620 और 1600 के बीच में एक सपोर्ट है, वो अगर होल्ड करता है वहाँ से 101 रुपये का बाउंस बैक आ सकता है। डेट आते एकदम जोर से गया, उल्टा हो गया एग्जैक्टली। जबकि आप बायबैक में दे सकते हैं 2000 रुपये में, है ना। कमाल है सर, बिल्कुल। ओके, ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर राय आती हुई इस वक्त। आइए नितिन जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारकर से मुलाकात करने का। नितिन जी स्वागत है, बताएं सर क्या इरादा है? हाँ जी, 0-0 ट्रेड ले रहे हैं नेक्स्ट आधे घंटे के लिए, और ये हम 34,900 की पुट ऑप्शन लेंगे बैंक निफ्टी की, जो 50 रुपये में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा करीब 20 रुपये का, 15 रुपये का, यानी हमें 30-35 रुपये नुकसान होगा तो हम निकल जाएंगे, और टारगेट इसके 120-125 हो सकते हैं। ओवरऑल डेटा नेगेटिव है, तो पॉसिबल है कि लास्ट में एक ब्रेकडाउन हो जाए, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी की 34,900 की पुट ऑप्शन ले रहा हूँ। डेटा में ऐसा दिख रहा है कि 35,000 की जो स्ट्राइक है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, करीब 23-24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो 35,000 के नीचे ही एक्सपायरी होनी चाहिए। तो जो नियर बाई है वो 34,900 है पुट ऑप्शन, जो सबसे सस्ती है, इसलिए हम 34,900 की पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं। तो 34,900 का पुट ऑप्शन खरीदना है, आज ही की एक्सपायरी का, हीरो या जीरो ट्रेड है, 50 में मिल रहा है, 15 का स्टॉप लॉस, मैक्सिमम रिस्क आपकी 35 पॉइंट की है, 120 और 125 का टारगेट रखा है, यानी 70-75 पॉइंट बढ़ जाए थैंक यू वेरी मच कर दें, और नहीं तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर जीरो मत होने दें, हीरो जीरो नाम है लेकिन 15 पॉइंट आप फिर भी बचा लें, बचाने की कोशिश करें। ये राय है आपके लिए नितिन जी की तरफ से बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदने की। डेटा थोड़े कमज़ोर है बैंक निफ्टी का, तो बताएं नितिन जी, भले पुट वुट नहीं लेना है, निफ्टी में भी राय तो दो, एक्सपायरी कहाँ होगी, कुछ अंदाजा है आज? जी, निफ्टी पे एक्सपायरी 16,500 से 16,420 के बीच में लग रही है, सॉरी 16,450 के बीच में। वैसे 16,500 पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, जो करीब 77 लाख है, बट लग रहा है कि लास्ट में हो सकता है एक बार ब्रेक कर जाए, तो जो एक्सपायरी की पॉसिबिलिटी लग रही है 16,500 16,450 के बीच में आनी चाहिए, और थोड़ी वीक एक्सपायरी की उम्मीद लग रही है। और अगर हीरो जीरो हमें निफ्टी में प्ले करना है तो फिर आपकी स्ट्राइक 16,500 बनती है, जो करीब 18 रुपए की है, जिसका स्टॉप लॉस 5 रुपये बनता है, और टारगेट डबल के बनते हैं करीब 35 से 40 रुपए। ठीक बात है, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर भी मामला ढीला ही है, 16,450 16,500 उधर आ भी रहा है, 16,500 की तरफ तेजी से आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। श्रीकांत जी, एक स्टॉक मजबूत दिख रहा है, मैंने सोचा उसी पर आपसे राय ली जाए। आईटी में एचसीएल टेक 1145-50 आया है वापस, हर बार यहाँ आकर रुकता है, इस बार पार होगा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, और गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, लगता है कि आईटी में आज हमने एक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट देखा है, चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल काफी हेवी है और आज वीकली एक्सपायरी है, तो हमें लगता है कि शायद इन सब स्टॉक्स में भी एक रुकावट सी बनी है। लेकिन ओवर द पीरियड मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये टेंशन के ऊपर अगर क्लैरिटी अगर आती है, या तो अगर इन टेंशन को अगर ये टेंशन अगर और बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। काफी सारे स्टॉक्स में काफी अच्छा डाइवर्जेंस आ चुका है, यानी कि एक पॉजिटिव रिकवरी आने की पॉसिबिलिटी बनी है। एचसीएल टेक की अगर बात करें तो आज 1144 के करीब बंद है, लेकिन हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन ये बना चुका है, और अगर यहाँ से चलता है तो ये कम से कम 1180 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि डेली बेसिस पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है, इसे लॉन्ग किया जा सकता है, 1120 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एचसीएल टेक पर नज़र। आईटी काउंटर्स आपको इस समय थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये है आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स बाजार में आईटी स्टॉक्स की तरफ से थोड़ा सहारा आते हुए दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया वायदा कारोबार का है टॉप गेनर, इस समय 6% से ज़्यादा की तेज़ी आ रही है, और वोडाफोन के लिए आज बड़ा दिन भी है, कुछ फंड रेजिंग होने वाली है। आइए थोड़ी डिटेल्स इसके बारे में समझें, क्या एग्जैक्टली एक्शन हो रहा है, कितने फंड्स आएंगे, कैसे ये कंपनी यूज़ कर सकती है। वरुण हमारे साथ हैं तैयार। वरुण बताइए।
ओके दीप, तो वोडाफोन आइडिया की बेसिकली फंड रेजिंग तो हम हमेशा सुनते हैं कि आए दिन ये कंपनी फंड रेजिंग करती है। इसके पहले कभी 7,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग इस कंपनी ने की है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि फंड रेजिंग हो सकता है कि थोड़ी अलग हो। अब अलग क्या हो सकता है? हो सकता है कि आज की जो फंड रेजिंग है उसमें ये निकल के आए कि वोडाफोन पीएलसी इस कंपनी में अतिरिक्त हिस्सा जो है इक्विटी शेयर के जरिए खरीदा है और पूंजी यहाँ पे डाला जा रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले वोडाफोन पीएलसी ने इंडस टावर में 2.4% के आसपास का हिस्सा बेचा था और वो हिस्सेदारी बेची गई थी 1440 करोड़ के आसपास की। उसके बाद आपको याद होगा 25 तारीख को भारतीय एयरटेल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि 4.7% के आसपास की हिस्सेदारी जो है इंडस टावर में वो वोडाफोन ग्रुप जो है, वोडाफोन पीएलसी बात कर रहा हूँ मैं, वो बेचने वाले हैं। और उसमें एक शर्त रखी गई थी बेसिकली कि जो 4.7% के आसपास की इक्विटी बेची जाएगी, ये पैसा जो है फिर से एज अ फ्रेश इक्विटी वोडाफोन आइडिया में डाला जाएगा और वोडाफोन आइडिया जो है इंडस टावर की जो ओवरऑल बकाया है उसका भुगतान इन पैसों से करेगा। और ये डील मानी जा रही है कि हो सकता है कि करीब 2,900 करोड़ के आसपास की हो। अब ये 2,900 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया? जो 1,440 करोड़ आसपास मिले थे वोडाफोन पीएलसी को 2.4% हिस्सा बेचने पे, उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये फिगर निकल के आता है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है 100-200 करोड़ कम भी हो। ओके बहुत कंफ्यूजन है। ओके अनिल जी, देखो शुरू से चलते हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ? सबसे पहले इंडस टावर में स्टेक बिकी है, वोडाफोन पीएलसी ने बेचा 2.4%, 2.5% करीबन वो बेची और उससे आए थे कितने? 1440 करोड़। वो डील होगी, वोडाफोन पीएलसी के पास पैसा आ गया और इंडस टावर की स्टेक बिक गई। वो खरीदी किसने थी वो नहीं पता, वो मार्केट में गई, कुछ फंड्स में ली, ठीक है। चलो एक ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, 1450 करोड़ वोडाफोन पीएलसी के पास। अब दूसरा ट्रांजेक्शन नंबर 2, उसमें ये हो रहा है कि 4.5% करीबन इक्विटी जो वोडाफोन आइडिया के पास है, नहीं वो भी वोडाफोन पीएलसी के पास है इंडस टावर में, वो और बेचेंगे 2.5% बेचने के बाद 4.5% और बेचेंगे। इस बार कौन ले रहा है? भारतीय एयरटेल। बोला हमको दे दो, हमारी ग्रुप कंपनी हमको दे दो, राइट, करेक्ट। उससे आएंगे पैसे 2900 करोड़। ये एक्स्ट्रापोलेटेड अमाउंट है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम ज्यादा, वो तो ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट तो आपको कैसे पता होगा? हमको भी मालूम है, आपको नहीं पता। पर इन्होंने ये कहा था कि जिस भाव पर वो डील हुई थी 2.4% की, उसी भाव या उसके नीचे के भाव के करने, उसके प्रीमियम पर नहीं करने। हाँ, तो उसके हिसाब से आसपास 2500, 2700, 2800 करोड़ जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है। अपने तो 200 करोड़ ऐसे कम करते जैसे मतलब ये नहीं पता 200 करोड़ में कितनी बिंदियां लगती है आगे जीरो। बोलने में तो ऐसे बोलते जैसे मतलब 2500 करोड़। ओके, तो 2800-2900 करोड़ में ये बिकेगा 4.5% हिस्सा। वोडाफोन पीएलसी बेचेगा, खरीदेगा भारतीय एयरटेल। ये जो पैसे आएंगे वोडाफोन पीएलसी के, ये पैसा डालेंगे वोडाफोन आइडिया में इक्विटी। वोडाफोन आइडिया के पास ये पैसा आ जाएगा, राइट। शेयर आ जाएंगे वोडाफोन पीएलसी के पास, उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। और ये जो पैसे आएंगे वोडाफोन आइडिया के पास, इससे वोडाफोन आइडिया को चुकाने हैं बकाया रकम, राइट, जो इंडस टावर को। वो कितने बकाया है वो निकालना बाकी नहीं पता। हाँ, मैं सोच रहा कहीं कहीं तो जाके अटकेंगे। ओके, आपके सवाल ही इतने रहते हैं, कहीं ना कहीं समझना जरूरी ना। मैं तो प्रॉब्लम क्या है, मैं जब तक समझू ना आगे बढ़ता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार समझ में आना चाहिए कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ। तो अभी तक देखो सबके समझ में आ रहा है ना, एक एक स्टेप से जा रहे हैं। तो 2900-2800 करोड़ की ये और 1400 करोड़ दोनों मिला के हो गए 4300 करोड़। तो वोडाफोन के पास 4300 करोड़ आ गए। अब कितने बकाया वो आप निकालोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इतने पैसे हैं इनके पास। उनमें से जो थोड़ा बहुत कटा के होगा टैक्स वैक्स या जो भी होना करना है, टैक्स तो क्या होगा, इन्होंने कौन सा कमाया होगा वोडाफोन आइडिया में? लॉस में होगा बराबर ना, किसने कमाया? जो ये कमा लेंगे। तो वो पैसा चला जाएगा आपका भारतीय इंडस टावर को। तो नेट में इंडस टावर के लिए अच्छी खबर है, इंडस टावर के लिए उनके बकाया आ जाएंगे वोडाफोन आइडिया से। भारतीय एयरटेल के लिए भी ठीक खबर है कि उनको उनकी इंडस टावर की स्टेक मिल जाएगी। वोडाफोन पीएलसी के लिए भी अच्छा है कि एक तरह से अब उस कंपनी में स्टेक रख के कोई फायदा तो है नहीं। वोडाफोन के लिए भी अच्छा है कि इसी बहाने वोडाफोन पीएलसी से इक्विटी आ जाएगी और इस इक्विटी से अपना कर्ज वो कम कर पाएंगे। राइट, और ये भी अच्छा है जी, एक समय पे वोडाफोन पीएलसी ने कहा था कि हम और अतिरिक्त पैसा डालेंगे नहीं वोडाफोन पे, तो अब डाल रहे हैं। ये भी एक सोचने तो विन विन सिचुएशन सबके लिए सिर्फ एक भाव बढ़े तो शेयर होल्डर्स के लिए भी विन विन हो। बाकी सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अब तक तो है 6% ऊपर आया है। परसेंटेज में देखा करो, 70 पैसे 60 पैसे देखोगे तो मजा नहीं आएगा इतना कि 60 पैसे बढ़ा लेकिन 70। तो ये है, आई एम श्योर आपको सबको समझ में आ गया होगा वोडाफोन आइडिया। अब राय ले ली जाए अविनाश जी से। अविनाश जी, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, भारतीय एयरटेल, तीनों ही शेयर इसमें मिक्स है, बताएं सर अपनी राय दीजिए।
जी, मुझे लग रहा है कि देखिए मैं अभी भी भारतीय एयरटेल पे काफ़ी पॉजिटिव हूँ और मैं समझता हूँ कि इनके मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि एंड ऑफ मार्च में और एक प्राइस इंक्रीज़ आने की उम्मीद है। ऑलरेडी गूगल ने यहाँ पे करीबन 4 या 5% इक्विटी स्टेक लिया है। तो टेलीकॉम सेक्टर में मैं लीडर के साथ रहना चाहूँगा और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट FY 23 में टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर रहेगा जो बहुत ही सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि काफ़ी समय के बाद प्राइसिंग पावर वापस आ गई है। इनका कैश फ्लो भी बहुत अच्छे हैं। वोडाफोन इंडिया में मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे 1 आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये डील तो इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई डाउट नहीं कि वोडाफोन इंडिया को फ़ायदा होगा, बट काफ़ी डेट अभी भी बैलेंस शीट पे रहेगी और जब तक कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं करती, हमारे हिसाब से यहाँ पे कोई बड़ी री-रेटिंग नहीं आएगी। तो ये एक मोमेंटम कॉल या मोमेंटम ट्रेड जैसा हो सकता है, बट लंबी अवधि के लिए भारतीय एयरटेल में कोई भी गिरावट अगर आती है या इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है, तो अच्छी खासी अपसाइड इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया में राय इस वक्त आती हुई अविनाश जी की तरफ से। स्टॉक 6% मजबूत तो है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में प्रवेश करने दीप वही था कि 16,500 होल्ड नहीं हुआ, 16,475 16,500 वहाँ पर आगे हैं और 34,850 पर आ गए। तो बिल्कुल ठीक 3 बजे ठीक उन दो लेवल पे 2-4-5 मिनट देख लीजिए। करेक्ट सर। तोड़ने के मूड में है या बेवकूफ़ बना रहे हैं, वापस ऊपर चलेंगे। भरोसा नहीं बन रहा, कुछ नहीं, अपने किसी चीज़ का भरोसा नहीं रहा। कमजोरी तो है, दिख रही है, बट फिर भी देखते हैं। ओके, इस बीच नितिन जी ये कह रहे हैं कि उनका 34,900 का जो पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, 120 से 125 का टारगेट हिट, साइन सील डिलीवर्ड, और बैंक निफ्टी का भी वो बोल रहे थे पुट ले लीजिए। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के नितिन जी के टारगेट हिट। वाह, बधाइयाँ नितिन जी। सुमित जी सुपर हिट शेयर के लिए तैयार। बनाए सुमित जी। अनिल जी, सेल कॉल रडार पे आया है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 587, 588। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर रिसेंट के स्विंग लोस ब्रेक हो चुके हैं। स्टॉक के अंदर पिछले 2 महीने के लोअर लेवल पे ये आ चुका है। 2 महीने, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए ऑलमोस्ट 3 महीने के लोअर लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है और स्टॉक के अंदर यहां से ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द ऑटो सेक्टर के स्टॉक करेक्शन दिखा रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। इसमें भी अभी यहां से और नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। सीएमपी पे बिकवाली करे, 600 रुपए का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वो स्टॉप लॉस होगा। नीचे के अंदर जो टारगेट बनेगा 570 रुपए से लेके 560 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों के अंदर टीवीएस मोटर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। ऑप्शन के जरिए यहाँ पे जो ट्रेड लेना है टीवीएस मोटर का 580 वाला पुट यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे, जो कि 25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 18 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 32 रुपए से लेके 35 रुपए तक के टारगेट 580 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स के अंदर 570 से 560 रुपए तक के लेवल टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टीवीएस मोटर्स आज ऑटो स्टॉक्स का ही बुरा हाल है, ये आपको देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं जय ठक्कर की क्या राय है इस समय। बाजार तो डेज लो पर कर रहे हैं कारोबार। स्वागत करते हैं जय का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, क्या है इस समय की स्ट्रैटेजी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, मार्केट में तो क्लियर कर एक सेल ऑफ है। इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे 16,500। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन आप खरीदे 34,500 के स्ट्राइक का 597 593 पर, 593 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदे आप। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 347 का, सो 593 पर खरीदे। 34,500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का 10 मार्च की एक्सपायरी का, एंड 347 के एक स्टॉप लॉस के साथ टारगेट्स दीपांशु जो ऊपर की तरफ निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 785 एंड सेकंड टारगेट जो है वो है 907 का। 785, 907, ये 2 टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदे। बैंकिंग में जबरदस्त वीकनेस है कंपैरेटिवली, हुई हम देख ही रहे लास्ट 2-3 दिनों से। निफ्टी बाउंस कर रहा था इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल से, बैंक निफ्टी इज फेलिंग टू डू सो। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि बैंक निफ्टी का जो दबाव है वो निफ्टी पर भी आएगा। बारिंग आईटी, आई थिंक देयर इज नो अदर सेक्टर जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि और बाउंस कंटिन्यू हो सकता है ऊपर में। आईटी सेक्टर एक ऐसा है जिसको हम लॉन्ग साइड पर हेज कर सकते हैं, अदरवाइज तो इंडेक्स में तो पुट खरीदने की सलाह है।
तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर पुट खरीदना है 34,500, डेज हाई से 1000 पॉइंट टूटा है, 34,800 का भी लेवल अभी अभी बैंक निफ्टी ने तोड़ा था सर। तो जो हम ट्रिपल बॉटम की बात कर रहे थे वो तो वायलेट हो गया, इसीलिए मैं बोला एक बार बंद हो जाने तो फिर ट्रिपल बॉटम नहीं रुका ना। 34,700 पहला टारगेट जिसके बेहद नजदीक है, उसके बाद 34,600, 450, 34,400 से अल्टीमेटली है ना 33,900 से हमने रैली शुरू की थी। 33,900 से रैली शुरू की और वो हम जो भी 39,000 के आसपास जो पहुंचे थे, 39,200 300 कुछ बनाया था, तो लुढ़कते वापस वहां पे आ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 33,900, 34,025 करीबन वो फाइनल लास्ट सपोर्ट है। उसके बाद तो मंदी वाला ही मामला है सब कुछ, मतलब वैसा है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचते, देखते हैं। खराब मामला है, बिल्कुल मामला खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं वागले साहब के रेडार पर कौन सा स्टॉक आया है। बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एसटीबीटीए आईसीआईसीआई बैंक 17,700 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसने अभी अभी तोड़ा है। 697 का भाव है, यहाँ पर बेचे 705 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है ये 680 तक नीचे में जाने के लिए तैयार है। कल के दिन में 680, 682 तक के लेवल, एक 12 से 15 रुपए मिलनी चाहिए हमें डाउन साइड। आपका 6 रुपए का रिस्क हो, 6 रुपए का रिस्क है। आईसीआईसीआई बैंक में है, बिकवाली करने की राय आती है। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है। आजकल वैसे भी नेक्स्ट डे सुबह कभी करते हैं कभी नहीं भी करते हैं, लेकिन आज पता नहीं जोश आया है, कल का काम आज ही करने को तैयार है। बिगुल है आपके लिए पिक ऑफ द डे का, कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, मेटल्स आर द न्यू डिफेंसिव, एकदम आउट परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी खरीदारी की राय है नेशनल एल्युमिनियम पर। इसमें देखें तो इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। नेशनल एल्युमिनियम का कुछ सालों पहले एक स्टॉक स्प्लिट हुआ था, 10 रुपए का 5 रुपए फेस वैल्यू हुई थी, साथ में बोनस दिया था, उस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया है। तो बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इन स्तरों पर नेशनल एल्युमिनियम में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रही है सारे मेटल्स में, और नाल्को को चुनने की वजह है कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और उसका ब्रेकआउट कल ही आ गया था। आज उस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो इतनी गिरावट में अगर ये सस्टेन कर रहा है तो बाजार में सुधार आते ही इसमें सबसे पहले रैली देखने को मिलेगी। हमारी खरीदारी की राय है टाइट स्टॉप लॉस रखें, 125 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। 124 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस लेकर के बाय करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 136 रुपए के लिए, 136 का पहला टारगेट, इवेंचुअल टारगेट 140 का। हालांकि इसके पैटर्न के टारगेट्स बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन 140 के टारगेट के लिए बाय करें नाल्को। ओके, 140 का टारगेट नाल्को, इस पर करनी है खरीदारी। फोकस रहेगा इस पर सर। पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहूंगा सर, और उस पर आपका व्यू भी जानना है। एस्कॉर्ट्स का फ्यूचर और एस्कॉर्ट्स का कैश लेवल दोनों को पुल अप करते हैं, एस्कॉर्ट्स फ्यूचर्स और साथ ही स्पॉट में एस्कॉर्ट्स। अब एस्कॉर्ट्स अगर आप स्पॉट में देखेंगे सर तो 1830 पर ट्रेड कर रहा है, वही फ्यूचर्स देखिए सर तो 1650 में ट्रेड कर रहा है। इतना गैप स्पॉट और फ्यूचर्स में लगभग 180 रुपए का गैप इस समय दिख रहा है सर, ये क्या हो रहा है? आज अगर आप एस्कॉर्ट्स खरीदेंगे, 23 मार्च की डेट आई है शायद ओपन ऑफर में शेयर देने की, राइट? 23 मार्च यही ना, अभी वरुण बता रहे थे क्लोजिंग वाले शो में ट्रिगर के तौर पर, एक बार जरा चेक करिए। तो अगर आज आप शेयर खरीदते तो आप है ना 2000 रुपए के दाम पे क्यूबोटा को दे देंगे। यस, क्यूबोटा का ओपन ऑफर है 2000 रुपए का, करेक्ट, राइट? सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जितने शेयर आपके एक्सेप्ट हो गए ठीक है, बाकी शेयर आपके रिटर्न होकर आ जाएंगे। और इसमें वो 2 लाख रुपए वाला रिटेल का कोटा टाइप का कोई मामला है नहीं, ठीक है? तो जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि भी बाद में एक बार ओपन ऑफर खत्म हो गया तो दाम घट सकते हैं, एक्सेप्ट पूरे नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास शेयर है तो आप फ्यूचर बेच देंगे। हाँ, तो उस चक्कर में फ्यूचर में डिस्काउंट चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा डिस्काउंट फ्यूचर का है। एक बार डेट 14 से 28 मार्च, 14 से 28 मार्च, तो इसी महीने का हो गया ना। इस बार तो 31 तारीख को है ना एक्सपायरी, 31 है ना। 31। अगर ये नहीं होता तो अगले महीने का फ्यूचर नीचे होता। करंट महीने का फ्यूचर इसीलिए नीचे, लोगों ने कैश में भर लिया, अब यहाँ पे उनको हेजिंग करनी है, अब होल्ड करेंगे। और कुछ लोग वैसे भी इसलिए बेचना चाहते हैं, उनको लगता है कि अभी लिया है क्यूबोटा ने, जापान वाले हैं, आराम से इनके शेयर धीरे धीरे बढ़ते हैं, जल्दी हिलता नहीं है। जापान वालों की वो इमेज भी वैसी बनी हुई है ना। तो उस हिसाब से भी हो सकता है कुछ लोग बेच रहे हो। तो दोनों लिहाज से
एस्कॉर्ट्स, लेकिन एस्कॉर्ट्स पे हम पूरी आपके सामने डिटेल रिसर्च रखेंगे कि कितनी साइज़ का ओपन ऑफर है और क्या चांस है, कितने एक्सेप्ट होंगे, कितने एक्सेप्ट नहीं होंगे अगर आप बाजार से खरीदते। तो आज एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर में जो तेज़ गिरावट आई हो इसी वजह से आती हुई दिखी है दीप, ये एक सबसे बड़ी वजह है इस वक्त। तो ये है एस्कॉर्ट्स और इसलिए आप देख रहे हैं इतना बड़ा गैप आपको फ्यूचर और कैश लेवल में दिखेगा। सिर्फ 2-2.25% नीचे कैश में है, बट उसके सामने 7.5% नीचे आपको फ्यूचर्स में दिख रहा है। चलिए, ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स की कहानी और जैसा अनिल जी ने कहा थोड़ी देर में आपको पूरी डिटेल्स हम इस पर देंगे भी। ये तब तक कुछ कॉल्स ले। हाँ, हिमांशु जी का भी है और किसी का, श्रीकांत जी का भी। हाँ, श्रीकांत जी का पहले ले लीजिए। तो चलिए श्रीकांत जी के पास चलते हैं BTSTT के लिए और फिर चलेंगे हिमांशु जी के पास। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, देखिए हमें लगता है कि पिरामिड एंटरप्राइजेस यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन बन रहा है और एक माइनर पुल बैक के बाद वापस उसमें एक सेलिंग एक्टिविटी बनती जा रही है। अगर करंट लेवल से अगर इसे शॉर्ट करते हैं तो हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक एक बार 1930 से लेकर शायद 1900 के लेवल्स दिखा सकता है और 2060 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है, काफी नजदीक का रखना है कि हम 2090 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट यहाँ पे रखेंगे हम लोग 1950 और 1900। ओके। तो पीरामल पर भी यहाँ सेल कॉल आ गया। सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे इसके बारे में और अब आपके लिए एक सेल कॉल आती हुई दिख रही है पीरामल एंटरप्राइजेस पर। और इस बीच अच्छी खबर आती दिख रही है, रूस के विदेश मंत्री का बयान आते हुए दिख रहा है कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है उसको लेकर ये एक अच्छी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। आज ही हो सकती है। हाँ, आज ही होने की तैयारी में और कुछ टाइम भी निकल आया है कि लगभग हमारे टाइम में शाम 5:30 बजे हो सकती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि नेटो पर किसी ने हमला नहीं किया है, मतलब रूस ये कह रहा है कि हम किसी तरह से नेटो पर हमला नहीं कर रहे, राइट। तो ये एक खबर है और पूरे सारे ये बयान हम आपके सामने रखेंगे। रशियन लैंग्वेज में आते हैं, धीरे धीरे वो ट्रांसलेट होकर आपके सामने आते हैं, लेकिन अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। और आमतौर पर आखिरी 1-1.5 घंटे में जो अच्छी खबर आती है खराब बाजार में, आज भी उसका जिम्मा इन बयानों ने लिया है जो आपके लिए आती हुई दिख रही है। लेकिन साथ ही रूस का ये कहना है कि हम अपने इंटरेस्ट की जो अपने हित हैं उनकी अनदेखी नहीं कर सकते और भविष्य में नेटो से बातचीत की बात कर रहे हैं। सर ये एक्चुअली ना ये थोड़ा समझते हैं क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ये कुछ बोल रहे हैं और फिर अपने वर्ड्स वापस भी ले रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही है एक्चुअली सर उनकी। अच्छा। तो कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ वापस भी ले रहे हैं और फिर ट्रांसलेशन में भी कुछ लोगों से मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो एक बार इसे समझ के डालते हैं। बट काफी सारे बयान इनके आते हुए देखिए। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इनकी सर। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आने दो भाई, आराम से धीरे धीरे देखेंगे, सब आपको बताएंगे। तब तक एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। जी हिमांशु जी बताएं ना सर। अनिल जी, बिकवाली करनी थी इंडिगो में, एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर आते हुए नजर आया था, लेकिन पिछले 5 मिनट में एक शार्प सेल ऑफ ऑलरेडी यहाँ पर आते हुए नजर आया है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अवॉइड करूंगा क्योंकि ऑलरेडी पिछले कुछ मिनटों में एक तेज गिरावट देखने को मिली है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक 1700 रुपए तक के लेवल्स कल के सेशन में दिखा सकता है। तो अगर कोई उछाल मिलता है लगभग 1735-1740 के आसपास, वहां पे बिकवाली की सलाह रहेगी 1760 के स्टॉप लॉस के साथ 1700 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इंडिगो में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, इंडिगो में करें बिकवाली, थोड़ा ऊपर आए तो बेचने का पूरा मन बना सकते हैं आप। यहाँ पर बेचने की राय है। 1760 का स्टॉप लॉस है और 1700 का टारगेट आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। और काफ़ी सारे हमारे दर्शक बहुत क्रिएटिव हैं एक्चुअली। एक हमारे दर्शक है जिन्होंने मुझे भी ट्वीट किया, उन्होंने मुझे ट्वीट करके लिखा, खाली मुझे ही लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज़, भारतीय समाचार चैनलों ने रूस और यूक्रेन को चेतावनी दी है अपना युद्ध का काम 7 तारीख तक निपटा लें। 7 तारीख तक? हाँ, 7 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएंगे। हाँ। फिर 8 तारीख से हम इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे, फिर कवरेज नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद, गजब, वाह। मतलब क्रिएटिविटी की हिंदुस्तान में कमी नहीं है सर, ट्विटर पे तो डेफिनेटली। हाँ, मतलब सबका दिमाग तो खतरनाक चलता है। मतलब काश सब लोग अच्छी चीजें, वैसे तो ये भी अच्छी चेहरे पे स्माइल तो लाती है, फैक्ट तो है ही है। तो ये सब चल रहा है। देखो अब क्या करें, लोग खाली बैठे हैं, कुछ करने को है नहीं, तो कहीं कहीं इधर ही दिमाग चलाते हैं। चलिए, तो ये रूस के जो प्रतिनिधि हैं, अच्छा विदेश मंत्री हैं, खुद ये विदेश मंत्री हैं जो अभी जो आए थे, वो ये मैडम नहीं, अभी जो आए थे वो बातचीत कर रहे हैं और वो अभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहाँ से खबरें आ रही है, हम वायर से पिकअप कर रहे हैं। जैसे जैसे जो भी खबरें आती दिखेंगी
हम आपको बताते चलेंगे। तब तक सुमित जी कुछ बताने वाले हैं आपको बिगुल के बाद। सुमित जी बताएं। अनिल जी, एक स्टॉक जो मैं 600 के लेवल से कंटिन्यूसली बोल रहा हूं, आईसीआईसीआई प्रू, जिसमें बिकवाली हुई है शुरू, आप देखिए वो स्टॉक 600 के लेवल से 465 के आसपास आ चुका है और अभी भी ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है बिकवाली ही देखने को मिलेगी। पिछले 3 दिनों से स्टॉक 4 दिनों से स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा हिम्मत दिखाया था, लेकिन आज एक दिन की कैंडल नहीं, पिछले 4 दिनों के लो ऑलमोस्ट ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू अभी यहां से और नीचे के लेवल दिखा सकता है। 450 रुपए से लेके 440 रुपए तक के लेवल आईसीआईसीआई प्रू में यहां में नीचे में देखने को मिल सकते हैं। 480 का ऊपर के अंदर रेजिस्टेंस है। 480 का लेवल जब तक ऊपर में अभी इमीडिएट टूटेगा नहीं, तब तक इसमें बाउंस बैक भी नहीं आएगा। नीचे के अंदर आज का 460 का लो टूटते ही 450 से 440 रुपए तक के लेवल आईसीआईसीआई प्रू में देखने को मिल सकते हैं। तो 1 से 2 दिनों के लिए इसके अंदर और बिकवाली कर सकते हैं। 450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बिकवाली करने के लिए 480 का स्टॉप लॉस लगाएं आप, 450 440। लेकिन इस तरह के स्टॉक्स तो आपकी क्रिएटिविटी कम कर देंगे सुमित जी। इसमें भी चल रहा है ना जी, 600 से सेल पकड़ के रखे हुए हैं ना। आपकी जो कॉल्स देने की क्रिएटिविटी है, आईसीआईसीआई प्रू इसमें बिकवाली हुई है शुरू, तो ये तो तेजी होगी तब भी आप यही बोलोगे आईसीआईसीआई प्रू इसमें खरीदारी हुई है शुरू, तो फिर इसमें क्रिएटिविटी क्या हुई, नया क्या फिर? इसमें तेजी नहीं करूंगा, इसके लिए इसमें सेल का स्लोगन दिया हुआ है। हाँ, तो मतलब मैं पहले ही बता दूं, जब अगर तेजी का कॉल देना हो या तो कुछ नया हो तो देना, नहीं तो मत देना। बिल्कुल। ओके, तो चलिए आईसीआईसीआई प्रू में बिकवाली करने की राय सुमित जी की तरफ से 450 440 रहेगा आपका टारगेट नीचे की तरफ। 320 वाला काम किया जाए कि छोड़ दें? कर लेते हैं लेवल्स को जान ही लें। आइए अनिल जी से लेते हैं आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर, कमज़ोरी है हमारे बाजारों में, ज़्यादा कमज़ोरी है। ग्लोबल मार्केट तो फिर भी थोड़े ठीक हैं, थोड़ा रिकवर करके वापस 35,000 पर बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। 16,500 पर निफ्टी है, तो हल्की निचले स्तरों से रिकवरी भी हमारे बाजार में हुई है, बट कमज़ोरी है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बदला है सर। कच्चा तेल थोड़ा 119 से 116 हो गया, 117 पर है। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स सुस्त हैं, कोई भारी गिरावट नहीं है सर। और फ्यूचर्स भी अमेरिकी एकदम सपाट है इस समय। क्या करके जाना? एक्सपायरी भी है आज तो। देखो, क्लोजिंग बेसिस पे तो 16,600 के नीचे बंद हो रहा है, तो थोड़ा खराब है। तो जिनको अगर स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के तौर पे छोटा रखना है, उनको कर देना चाहिए खत्म। जिनका बड़ा है वो 16,250 का हमने देखा था 24 तारीख को, या तो वो आप रखो स्टॉप लॉस, वो नहीं रखना तो आपका एक बार क्लोजिंग स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो जाता है। इंट्राडे वाला नहीं हुआ है ब्रॉडली, क्योंकि 16,475 के आसपास जाकर बार बार घूमा है, तो वो आप एक बार चाहें तो रुक भी सकते हैं, लेकिन डे ट्रेडर तो वैसे ही खत्म करके जाते हैं। बैंक निफ्टी भी आपका 35,000 के आसपास बंद हो रहा है, नीचे बंद हो रहा है, खराब तो हो रहा है। हमारा स्टॉप लॉस भी लगभग इसी के आसपास का था। बैंक निफ्टी का लॉन्ग पोजिशन का स्टॉप लॉस हमने रखा था 35,200 के नीचे की क्लोज का, तो बंद तो खराब हो रहा है। तो अगर आपको थोड़ी रिड्यूस करनी तो कर सकते हैं। फ्रेश कुछ नहीं करना है, जो करना है एग्जिस्टिंग जो है उसी के साथ करना है, फ्रेश नया कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए बस। कुछ नहीं करना है फ्रेश नया नहीं, नया तो पता ही कुछ नहीं भाई। कल को और स्पेशली तेजी की तरफ तो थोड़ा डर ज़्यादा है, मंदी की तरफ फिर भी ये। लेकिन अब जैसे आज ये बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे, नेटो से भी करेंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे, अभी ऐसा कुछ भी हो जाए, यू नेवर नो ना। कल 200 ऊपर खुल जाए तो क्या करोगे आप? You never know। हाँ, बात हो गई तो कुछ आ गया, आराम से बैठो, कुछ मतलब नहीं, जाने दे। देखो ना क्या करना है। ओवरनाइट इतनी रिस्क लेने का मतलब कोई मतलब वाली बात है नहीं, वो सारी चीज़ें। अच्छा सर, एस्कॉर्ट्स जरा एक बार और पुल अप करूं? हाँ बताइए। एस्कॉर्ट्स फ्यूचर्स और एस्कॉर्ट्स अप्रैल फ्यूचर्स जरा पुल अप करिए। अप्रैल फ्यूचर्स में तो और भारी गिरावट आ रही है। एस्कॉर्ट्स फ्यूचर्स हमें 7-8% नीचे दिख रहे थे 1620-30 के लेवल पर। अप्रैल फ्यूचर्स 10% के निचले सर्किट पर अभी थोड़ी देर पहले थे सर, 1590 के लेवल पर है। तो कैश 1800 कुछ पर है। करंट मंथ मार्च फ्यूचर्स 1670 पर है और अप्रैल फ्यूचर सर 1590 पर है। इतना गिरेगा क्या है? कुछ तो चल रहा है सर यहाँ, समझ में नहीं आया मेरे को ये। मतलब ये ठीक है क्या डिस्काउंट होना चाहिए, इतना डिस्काउंट का तो पता करना पड़ेगा एक बार, हम रिसर्च करेंगे ज़्यादा। लेकिन इस बीच यूपीएल को लेकर बढ़िया और बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, और
ये खबर आती दिख रही है यूपीएल को लेकर। ब्लूमबर्ग पे आई सर ये तो। कुछ तो ये डिनाई कर रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ टेक ओवर बिड की बात चल रही थी जिस पर फिर कंपनी का एक डिनाइल आपको आते हुए दिखा है। तो ऐसी खबर चल रही थी कि शायद किसी ग्लोबल कंपनी ने टेक ओवर के लिए यहाँ पर अप्रोच किया है। उस पर फिर कंपनी का ये डिनाइल आते हुए दिखा है कि इस समय हिस्सा बिक्री की कुछ बात चली थी या कुछ इंटरेस्ट की आई थी टेक ओवर की। इस समय कुछ ग्लोबल कंपनीज की तरफ से ये खबर आई थी जिस पर फिर एस्कॉर्ट्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रही है। कुछ ज़्यादा बड़ी क्लैरिफिकेशन इस पर आई नहीं है, बट ये कुछ खबरें हैं जहां तक यूपीएल की बात चल रही है कि शायद किसी टेक ओवर कैंडिडेट या फिर टेक ओवर की बिड इनके पास आई थी या कुछ इंटरेस्ट इन्हें दिखाया गया था। तो ये इंटरेस्टिंग है सर। बायबैक की खबर भी अभी आई और इसके साथ अभी ये भी खबर आती हुई दिख रही है। ठीक है दीप, हमारे तो 720 तक के सारे टारगेट्स आगे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यूपीएल पर एक बार अविनाश जी की राय ली जाए जल्दी से। बताएं सर, क्या व्यू रखते हैं आप? इनफैक्ट अनिल जी, मैं समझता हूँ, देखिए बायबैक से तो अभी स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन अगर हम कोर फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि हमारा व्यू है कि यहाँ पे करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है और बायबैक होता भी नहीं तो भी नंबर्स बहुत दमदार आने वाले हैं। करीबन 875-900 का हमारा टारगेट प्राइस है। तो ये स्टॉक ऐसा है जो एक एग्री थीम वाला स्टॉक है और हम समझते हैं कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज यूरोपियन मार्केट्स में, लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में ये अपना बिजनेस जनरेट करते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी अगर कोई खरीदना चाहे तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी अपसाइड आएगी। हालांकि 685 लेवल से ये काफी जल्दी भाग चुका है बायबैक की खबर से, बट डेफिनेटली करंट लेवल्स पे या अगर कोई थोड़ी सी गिरावट आती है इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमारा नियर टर्म का टारगेट प्राइस करीबन 900 रुपये। ओके, तो 900 रुपये ये आपके लिए इस समय खबर आ रही है और ऑफ कोर्स 875 पर तो बायबैक ही है, तो बायबैक प्राइस के आसपास ही इस समय आपको अविनाश जी के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। ये है आपके लिए यूपीएल की बात जो एक्शन में भी आते हुए दिख रहा है। ये जो खबर आई है इस पर हम थोड़ी और क्लैरिफिकेशन लेकर आपके लिए दोबारा लाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप खबर को इग्नोर करिए, थोड़ी क्लैरिफिकेशन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पर और फिर आपके लिए ये दोबारा लेकर आएंगे। बट फिलहाल यूपीएल एक्शन में जरूर है, ये स्टॉक एक्शन में है। डेल्टा कॉर्प थोड़ी खरीदारी आ रही है और मैं सोच ही रहा था कि आज ये मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी रीओपनिंग प्लेज में आज अपने अच्छा एक्शन देखा है। अब डेल्टा कॉर्प पर भी थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए इस स्टॉक पर। मिड कैप आईटी से एक और स्टॉक जो बढ़िया मूव दिखा रहा है वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। आइए एक बार श्रीकांत जी से इसके चार्ट पर राय लें। श्रीकांत जी, मिड कैप आईटी परसिस्टेंट सिस्टम्स अच्छे एक्शन में 4100, क्या करना है सर? बिल्कुल, तो दीपांशु देखिए ये स्टॉक काफी अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है, यानी कि जितनी बार भी वो गिरा है 3800 के करीब हमेशा इसने अच्छा एक रिबाउंड किया है। और इस बार भी अगर आप देखें तो इसकी रिकवरी और वॉल्यूम पैटर्न ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो ये हमें लग रहा है कि जैसे मिड कैप आईटी में एक ग्रेजुअल बाइंग हमें देखने को मिल रहा है पिछले कई दिनों से, हमें लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम इस बार इस पर्टिकुलर स्पेस में आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। काफी अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है और अगर इसके पूरे पुल बैक को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक वापस 4500 से लेकर 4600 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और हमारे बाय लिस्ट में भी है ये स्टॉक। करंट लेवल से खरीदा जा सकता है 4100 के करीब। 4040 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे अगर ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी है तो, और वेरी इमीडिएट बेसिस पे हमें 4250 के टारगेट्स नजर आते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम पर राय। जय हमारे साथ तैयार है जैकपॉट शेयर के साथ। जय, 3:25 के बाद का नियम है बिना बिगुल वाला जैकपॉट शेयर, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, मिड कैप आईटी स्पेस मुझे ही पसंद है। कोफोर्ज मॉर्निंग में दिया था अनिल जी 5% अप है। एंड अब टेक महिंद्रा का 1440 का कॉल खरीदे आप, 4748 पर ये ट्रेड कर रहा है। 65 और 72.50, 65 एंड 72.50 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 35 पर। सो अनिल जी केवल 10-11 पॉइंट का 13 पॉइंट का एक रिस्क रहेगा। ऊपर में 65 और 72.50 ये दो टारगेट्स के लिए टेक महिंद्रा को खरीदना है अनिल जी। 1459 से लेके 1478 ये स्पॉट में लेवल्स देखने मिल सकते हैं, अभी 1429 के आसपास है। सो यहाँ पे एक इनसाइड बार पैटर्न अगर हम देखें टेक्निकली तो उसका भी एक ब्रेकआउट है, 200 डेमा के ऊपर का ब्रेकआउट है। और आईटी स्टॉक्स में जैसे मैंने कहा भी, अपार्ट फ्रॉम दिस और कहीं पे भी इतनी क्लैरिटी नहीं है लॉन्ग साइड पर जितनी यहाँ पे। सोनी जी यहाँ पे से तो एक कॉल या तो लॉन्ग साइड पर होना ही चाहिए एक स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय आती हुई जय की तरफ से। श्रीकांत जी भी तैयार है, श्रीकांत जी के लिए भी बिना बिगुल वाला ही है। श्रीकांत जी बताएं सर, आपको क्या पसंद है?
बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि रीओपनिंग थीम के ऊपर अगर किसी स्टॉक में अगर काम करना है तो वहां पे ट्रेंड पे हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। काफी अच्छा एक फॉर्मेशन ये बना रहा है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को अगर हम काफी क्लोजली देखते हैं तो इसमें एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना है, लोअर बाउंड्री से रिवर्स हो चुका है, अपर बाउंड्री 1200 के करीब की है और इसे अगर ये ब्रेक कर लेता तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में 1400 1450 के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हम 1130 में अगर खरीदते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1090 का। टारगेट्स हम रखेंगे 1200 और 1220 के। टारगेट के लिए ये है आपके लिए एक्शन आता हुआ इस वक्त श्रीकांत जी की तरफ से। तो फाइनली मेरे ख्याल से आज का आखिरी कॉल ही समझा जाए इसे, है ना। तो ये है आपके लिए। ओके, बढ़ते हैं आगे और फाइनली 16,500 के नज़दीक बंद होने की तैयारी, 100 पॉइंट नीचे 35,000 के आसपास थोड़ा नीचे बंद होने की तैयारी। बैंक निफ्टी की 425 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 350 पॉइंट नीचे है इस वक्त। तो ये आपके लिए क्लोजिंग पर इस वक्त बाजार का मूड माहौल। एनएसई पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या और घटने वाले शेयरों की संख्या में फ़र्क धीमे धीमे कम होता दिख रहा है। जो सुबह हर एक शेयर पर 5 शेयर मजबूत थे, अब 822 शेयर मजबूत है, 1100 शेयर मजबूत है, 822 कमजोर है। तो फासला काफ़ी कम हो गया दीप, है ना। बिल्कुल सर। एटलीस्ट क्लोजिंग लेवल पर वापस उस इम्पोर्टेंट लेवल्स पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए कुछ स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहे थे वो पहले आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं। ब्रेथ थोड़ी खराब हुई टुवर्ड्स क्लोजिंग, वैसे थ्रू द डे मिड कैप्स की ब्रेथ ज़्यादा अच्छी रही। इंडेक्स पर तो ऑफकोर्स नेगेटिव ब्रेथ ही है, पर 4% ऊपर ओएनजीसी, 4% ऊपर यूपीएल, पावर ग्रिड, विप्रो, टेक महिंद्रा, आईओसी, कोल इंडिया। आईटीसी आज सुबह से एक्शन में रहा, हल्की बढ़त 2% ऊपर बंद हो रहा है। एचसीएल टेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल और एनटीपीसी कुछ गेनर्स थे आपके लिए, पर बड़ा ब्रेकडाउन था अल्ट्राटेक में 6.5%, 7% का बड़ा ब्रेकडाउन एशियन पेंट्स में। एचडीएफसी लाइफ 5% नीचे, श्री सीमेंट, आइशर, एसबीआई लाइफ और टाटा कंज्यूमर कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आपने गिरावट देखी। वायदा कारोबार में भी काफी सारे स्टॉक्स थे जहां पर वीकनेस थी। गुजरात गैस 7.5% नीचे, यूनाइटेड ब्रूअरी 7%, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स और इनफैक्ट फ्यूचर्स में तो 7% नीचे था। अप्रैल फ्यूचर्स में 10% की गिरावट, स्पॉट पर 2-2.25% नीचे रहा। एसीसी अंबुजा सीमेंट पैक से ये भी कमजोर दिखे आपको। आईसीआईसीआई प्रू एक और इंश्योरेंस स्टॉक जो आज वीकनेस दिखाता हुआ, इंटर ग्लोब एविएशन, हैवेल्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया मार्ट, स्ट्राइड्स, बंधन बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और गोदरेज कंज्यूमर कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिखी। वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग से पहले पॉजिटिव दिखा, आज शाम को देखते हैं क्या निकल कर आता है। परसिस्टेंट में थी खरीदारी, इसके साथ ही टाटा केमिकल्स अच्छा एक्शन दिखाता हुआ। सुबह से गेल बजिंग था, बलरामपुर चीनी 2 दिनों में बढ़िया तेजी इसमें बनी है। हिंदुस्तान कॉपर, कोल इंडिया, आईओसी, मुथूट फाइनेंस, साथ ही एल&टी इन्फोटेक, यहाँ पर भी आपने अच्छी तेजी बनती हुई देखी है। तो ओवरऑल सर प्रोविजनली क्लोजिंग 16,500 पर होती हुई दिख रही है, तो एटलीस्ट वो लेवल तो रिक्लेम किया है। 34,950 निफ्टी बैंक प्रोविजनल बेसिस पर ये भी क्लोज होते हुए दिखता है। तो दिन के निचले स्तर के करीब ही जो लोअर लेवल्स दिए थे उसके आसपास ही बाजार क्लोज होते हुए आपको दिख रहे हैं प्रोविजनल बेसिस पर। तो ये है आपके लिए आज का पूरा एक्शन, मिला जुला कह सकते हैं, जहां दिग्गजों में बिकवाली, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में हल्की फुल्की खरीदारी। आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन आता है आपके लिए बेहद खास शो बात दुनिया की। रूटीन इंटरनेशनल खबरों से हटकर दुनिया की खास खबरें देखिएगा ज़रूर 4:30 बजे। रूस यूक्रेन की जंग को लेकर तो आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल रहे होंगे, लेकिन हम लेकर आए हैं जंग के मैदान से हटकर कुछ बेहतरीन ह्यूमन स्टोरीज। साथ ही होंगे साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर हॉलीवुड तक की दिलचस्प खबरें। एक झलक देख लीजिए। जंग के मैदान से जिंदगी की कहानियां। रूसी वोदका को चुकानी पड़ रही है युद्ध की कीमत। एक ऐसा ग्रह जो सूर्य से बढ़ा रहा है नजदीकियां। और एंजेलिना की धोखेबाजी से आंख बबूला ब्रैड पिट। स्पेन का एक गांव जो 30 साल से था गुमनाम। 7 मिनट के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना एक शख्स। पुतिन के चक्रव्यूह में यूक्रेन मगर होगा युद्ध या बनेगी बात। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। और ये है खबर आप सबके लिए। एक बार सब लोग है ना अलर्ट है ना, जरा एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए
कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, अविनाश जी, जय ठक्कर और साथ ही श्रीकांत जी। स्पेशली देखो कुणाल, राकेश जी तो ठीक है, फिट ही है, सुमित जी भी ठीक है, सब हल्के हल्के से अभी भी मिला तो थोड़ी सी निकली टमी, कोई ऐसे मतलब इनके हिसाब से ठीक है। बाकी लोग जो खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, जय ठक्कर टाइप्स, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस पे, आप लोगों के लिए बड़ी खतरनाक खबर है, स्पेशली जय और विशेष के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खबर है। फैट टैक्स सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन देश में तेजी से बढ़ते हुए ओवरवेट लोगों की संख्या को देखते हुए सरकार एक नया टैक्स लगाने की कोशिश कर रही है, सोच रही है, इस पर विचार कर रही है। और ये मतलब हम अंदाज से नहीं बोल रहे हैं, कोई एक्सक्लूसिव और ये है ना हमारे सूत्रों के मुताबिक खबर नहीं है, ऐसा नहीं है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ज़्यादा चीनी, ज़्यादा फैट और ज़्यादा नमक वाले जो भी खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। तो क्या है नीति आयोग की फैट टैक्स से जुड़ी रिपोर्ट और कैसे ये अमल में लाने की कोशिश की जाएगी, इसकी आज शाम 5 बजे होगा हमारा ये विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। टैक्स घटाएगा फैट। अब बाकी मेहनत कर करके तो लोगों का वो कहते हैं कि चर्बी कम नहीं हो रही, फैट को चर्बी कहते हैं, करना पड़ेगा। अब आपकी चर्बी कम करेगी सरकार, टैक्स लगा लगा कर। बंसल जी बताइए, क्या ये फॉर्मूला कामयाब होगा? अनिल जी, फॉर्मूला तो कामयाब होना चाहिए अनिल जी, अच्छा फॉर्मूला है, बट अनिल जी शिकायत है आपसे, आपने सब लोगों के नाम नहीं लिए, एक दो लोगों को छोड़ दिया अनिल जी। जैसे नहीं अनिल जी, अब मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा अनिल जी। आप खुद नहीं ले रहे हो और मेरे को कह रहे हो मैंने नाम नहीं लिया, आप खुद ले नहीं रहे हो और मुझे कंप्लेन कर रहे हो। अनिल जी, मुझे तो पिक्चर देखनी है बॉम्बे में उनके साथ, मैं कैसे नाम लूं? अच्छा, कुणाल जी भी आते हैं इसमें? तो कुणाल जी का तो लिया ना मैंने नाम, मैंने कहा बंसल जी और सुमित जी थोड़े ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, बाकी लोगों के लिए तो है ही ध्यान से खबर। आपको तो मैंने अलग कर ही दिया, थोड़ा थोड़ा सुमित जी को भी कर दिया, खास निशाना तो मेरा जय और विश्वेश पे था, ठीक है। इसमें कुणाल जी आप भी इसी कैटेगरी में हैं इनके साथ? नहीं अनिल जी, मेरा वजन तो अनिल जी तेजी से घट रहा है, जैसे बाजार घट रहा है वजन घट रहा है अनिल जी। वो तो पॉकेट का होगा खाली, शरीर का क्या? अनिल जी चिंता कर करके दुबले हो जाते हैं अनिल जी। चलिए बढ़िया है, धीरे धीरे आपकी चिंताएं भी कम होगी, लेकिन वजन घटाने के सही तरीकों का इस्तेमाल करो, नहीं करेंगे तो फिर सरकार तैयार है आपका वजन घटाने के लिए फैट टैक्स लगाकर। पहले भी बात हुई थी, ये जितने जंक फूड बनते हैं इन पर टैक्स लगाया जाए और ताकि लोग कम खाएं, लेकिन वही वाली बात है, सबसे ज़्यादा टैक्स तो लीकर पर ही लगता है, सिगरेट पर लगता है। करेक्ट। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो बस बढ़िया है, लगाएं तो सही, बढ़िया है, जो जंक खाएगा। बस वही है कि जैसे नॉर्थ वाले कहेंगे, जैसे दिल्ली वाले कहेंगे बाकी सब ठीक है, छोले कुलचे पे लगा लिया तो देख लेना। जयपुर वाले जैन साहब कहेंगे बाकी सब ठीक है, कचौरी समोसे पे लगा लिया तो देख लेना। मुंबई वाले कहेंगे बाकी छोड़ सब ठीक है, वड़ा पाव को हाथ मत लगाना। तो किस किस पे कौन कौन कैसे टैक्स लगाएगा, ये देखने वाली इंटरेस्टिंग चीजें होगी, देखते हैं। लेकिन आइडिया अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और इस पर ये विशेष डिस्कशन देखिएगा जरूर। आज शाम 5 बजे हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, उनसे करेंगे हम इस पर बातचीत। उर्वशी प्रसाद होंगी नीति आयोग से, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी होंगी जो कि सीनियर फिजिशियन है, और सांची नायक होंगी हमारे साथ जो जानी मानी न्यूट्रिनिस्ट हैं, जो बताएंगे आपको इस मुद्दे पर अपनी राय। तो टैक्स घटाएगा फैट, ये हमारी आज की विशेष पेशकश है। उसके अलावा जो शो है वो देख लीजिए। इस वोलेटाइल और अनसर्टेन बाजार में अगर आपको रिटर्न अच्छा सुनिश्चित करना है तो आपके लिए 2 स्ट्रेटेजी बड़ी काम आ सकती है। पहला तो ये कि बैलेंस एडवांटेज फंड, इनमें पैसा लगाया जाए। दूसरा है STP यानी कि सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान। मनी गुरु में आज हम बताएंगे कि बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे जो ये फंड है ये बाजार के उतार चढ़ाव में कैसे आपकी मदद करते हैं, और STP के जरिए आप कैसे रिटर्न अपना बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये इस स्ट्रेटजी के फ़ायदे क्या है, टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मठवाल साहब, और साथ ही सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर धनंजय बथिया ये साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे आपको इस शो पर अपनी राय। अनिश्चित बाजार में बैलेंस्ड
निवेश, ये आज की हमारी खास पेशकश। और इंडिया 360 डिग्री आपकी फेवरेट प्राइम टाइम बुलेटिन। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत लगातार शांति के पक्ष में अपनी बात रख रहा है, लेकिन पश्चिमी देश इससे संतुष्ट नहीं दिख रहे ना। और युद्ध के बीच आज क्वाड देशों की बैठक है और इसमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा अन्य सभी देश रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं और अभी भी लगा रहे हैं। तो क्वाड में भारत का स्टैंड क्या होगा? भारत क्वाड का साथ देगा या फिर रूस की मेंबरशिप वाले ब्रिक्स की तरफ झुकेगा? रूस यूक्रेन पर भारत के स्टैंड का करेंगे 360 डिग्री विश्लेषण, रूस के साथ भी पश्चिम से बात भी। ये है हमारी आज की विशेष फ्लैगशिप स्टोरी और उसके अलावा बाकी सारे अपडेट्स तो आपके लिए आने ही आने हैं, उनको मिस मत कीजिएगा। फाइनली क्लोजिंग 16,500 पर हुई है, 107 पॉइंट नीचे, 2 पॉइंट नीचे 16,498। और बैंक निफ्टी पर 34,944 पर हुई है, 428 अंकों के नुकसान के साथ 366 अंक नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स। आज का कार्यक्रम का समापन समारोह खत्म। आइए बढ़ते हैं आगे, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी और श्रीकांत जी, जय ठक्कर साहब, अविनाश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। कल तो फ्राइडे, कल फ्राइडे, टी शर्ट डे। यस सर। कल तो कोई ऐसा विशेष नहीं है, कल टी शर्ट डे। पिछली बार हमने शर्ट पहना था जी, शर्ट टाई कर लिया था। हाँ, उस दिन हमने थोड़ा सा विशेष युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। आई थिंक लास्ट फ्राइडे गुरुवार को हुआ था, थर्सडे को हुआ था। हाँ, गुरुवार को मॉर्निंग। सो कल आप स्वतंत्र हैं अपनी पसंद के पहनावे के साथ, सुबह जुड़ जाइएगा और आप सबसे होगी फिर से मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए।